इसमें कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट -18 बिकम्स -73। हिंदी वाले गौर करना कि भाई किसी बिंदु -7 तथा -3 के निर्देशांक ये सॉरी -7 नहीं, एक -1 और 8, ठीक है, -1 और 8 के निर्देशांक -7 3 हो जाते हैं। कब होते हैं? तो मूल बिंदु जो था, जो ओरिजिन था, मूल बिंदु को किस बिंदु पर शिफ्ट किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा है। हिंदी वाले वापस समझ लीजिए कि भाई मूल बिंदु को किस बिंदु पर शिफ्ट किया जाए ताकि -1 और 8 के निर्देशांक -7 3 हो जाए। यानी कि इसका कहना यह है कि भाई कोई बिंदु P है, उस बिंदु P के पहले निर्देशांक थे -1 और 8 जब मूल बिंदु अपनी जगह पे था। फिर कह रहा है कि इसके निर्देशांक कितने हो जाएं? ए पॉइंट -18 बिकम्स -73, इसके निर्देशांक -7 और 3 हो जाए। पहले एक्चुअल जब पोजीशन थी ओरिजिन की तब निर्देशांक -1 8 था, जब नई पोजीशन की बात करें तो उसकी -7 3 हो चुकी है। तो बोल ये रहा है कि बताओ जो ओरिजिन होता है, जो मूल बिंदु होता है, उसे कहां शिफ्ट किया जाए। तो आप बताइए जो मूल बिंदु होता है, जो ओरिजिन होता है, उसको कहां शिफ्ट किया जाए। तो वो मानते अपन क्या, H और K, कि भाई H और K पर शिफ्ट किया जाए। क्लियर? अब देखो आप बताइए जो पुराने वाले निर्देशांक होते हैं उसको क्या मान लेते हैं अपन, जो XY पुराने निर्देशांक होते हैं उसको X और Y। नए निर्देशांक कहते हैं उसको क्या मानना हुआ था, A और B। और मूल बिंदु को जहां शिफ्ट किया जाता है उसको क्या मानते हैं, H और K। अपने को H और K की वैल्यू चाहिए। चलो बता दीजिए वही दोनों बातें जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। सर A बराबर कैसे मिलेगा, X -H। बताओ भाई B बराबर कैसे मिलेगा, बोले सर Y -K से। बोलो हाँ या ना। जब दोनों जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले तो इसमें देखिए यहां A की वैल्यू कितनी है, बोले सर -7 है। A की वैल्यू -7 है, अपने को तो H की वैल्यू चाहिए ना, तो X की वैल्यू कितनी है, चलो बराबर X की वैल्यू है -1 और -H। बोलो हाँ या ना। जब इसको सोल्व करोगे तो -H इधर आके प्लस का होगा और -7 उधर आके प्लस का हो जाएगा। -1 पहले से बैठा है तो H बराबर 7 -1 कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर H बराबर मिलेगा 6। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात करें सर B बराबर Y -K मिलेगा। चलो B की वैल्यू बताओ कितनी है, आप कहोगे सर B की वैल्यू है 3 बराबर Y -K। बताओ भाई Y की वैल्यू कितनी है, बोले सर 8 है, -K की वैल्यू K रहे। अपने को K की वैल्यू चाहिए, -K को इधर लेके आओ प्लस का होगा तो 8 यहीं बैठे रहने दो, और 3 को उधर लेके जाओगे माइनस का होगा तो 8 -3 कितना, 5। तो आप बताइए जो मूल बिंदु था ओरिजिन उसको कहां शिफ्ट किया जाए। बोले सर H K माना था, H की वैल्यू 6 आई है और K की वैल्यू 5 आई है, यानी कि उसको 6 और 5 पर शिफ्ट करना होगा, बिंदु 6 5 पर शिफ्ट करना होगा ताकि -1 8 के नए निर्देशांक न्यू कोऑर्डिनेट -7 3 बन जाए। क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बताइए कितना होगा इसका आंसर। ये कह रहे हैं एक बिंदु P के निर्देशांक -2 3 है, यानी एक बिंदु है P, उसके निर्देशांक है -2 और 3। ठीक है, मूल बिंदु को एक नए बिंदु से बदल दिया जाए, यानी मूल बिंदु है उसको कहां शिफ्ट कर दिया, 2 -1 पर। जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन है, उसको कहां शिफ्ट कर दिया, तो आप कहोगे सर जो मूल बिंदु है उसे शिफ्ट कर दिया 2 -1 पर। बोलो हाँ या ना। तो बदल दिया जाए तो बिंदु P के नए मूल बिंदु के सापेक्ष, यानी नए मूल बिंदु जो बनना है उसके अकॉर्डिंग निर्देशांक बताओ। तो क्या आपको इस P के नए निर्देशांक पूछा है क्या, बोलो हाँ या ना।
इस बिंदु P के नए कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है, नया निर्देशांक पूछा है। चलो एक बात बताओ भाई, जो P का नया निर्देशांक होता है उसको क्या मानते हैं, A और B। जो P का पुराना निर्देशांक है उसको मान लेते हैं X और Y, और जो ओरिजिन जहां शिफ्ट किया जा रहा है, मूल बिंदु जहां शिफ्ट किया जा रहा है उसको क्या मान लेते हैं, H और K। बोलो हाँ या ना। अब आप बताइए, जो A होता है वो क्या होता है, बोले सर X माइनस H होता है, और जो B होगा वो कितना होगा, बोले सर Y माइनस K। चलो बता दो भाई, अब A की वैल्यू चाहिए अपने को और B की वैल्यू चाहिए, क्योंकि न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए तो A और B की वैल्यू चाहिए। स्मॉल x कितना है, बोले सर -2 माइनस, फिर h कितना है, बोले सर h 2 रख दिया। दूसरा बताइए, b बराबर निकाले तो y की वैल्यू कितनी है, बोले सर y की वैल्यू तो 3 है, माइनस k की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा। तो बोलो भाई b बराबर कितना मिलेगा, 4। a बराबर कितना मिलेगा, -2 यानी -4। तो जो बिंदु P है उसके जो नए निर्देशांक है, जो न्यू कोऑर्डिनेट है, उसका x निर्देशांक a मानना था, y निर्देशांक b मानना था, तो x निर्देशांक -4 है और y निर्देशांक 4, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक है। ये था जब किसी बिंदु को, किसी पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो किसी भी पॉइंट के नए ओरिजिन के सापेक्ष नए मूल बिंदु के सापेक्ष नए निर्देशांक क्या होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसकी कंडीशंस। क्लियर है यहां तक। अब बात कर लेते हैं ट्राइंगल के सेंटर्स की। अब बात कर लेते हैं सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि पहले अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके थे। सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के केंद्र। अब त्रिभुज के केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे केंद्रक है, अंतः केंद्र है, परिकेंद्र है, लंब केंद्र। तो उसमें एक केंद्रक वाली जो कंडीशन होती है, जो सेंट्रोइड वाली कंडीशन होती है, वो तो पहले पढ़ चुके हैं। जो सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक होता है, उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं, बोले सर अगर ये इसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे के x2 y2, तीसरे के x3 y3 है, तो जो सेंट्रोइड होता है, जो केंद्रक होता है, उसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। इसका निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। बोलो होता है कि नहीं, ये तो केंद्रक था, पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं जो दूसरे अदर केंद्र बचे हुए हैं वो, यानी कि त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। अब दूसरे और केंद्र कौन कौन से बचे हैं, जैसे इन सेंटर हुआ, सरकम सेंटर हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। तो आप हेडिंग डाल लीजिए इसमें, किस त्रिभुज के केंद्र में, पहला हेडिंग डाल लीजिए इसमें अंतः केंद्र। इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए अंतः केंद्र के निर्देशांक फाइंड आउट करना, किसे कोऑर्डिनेट ऑफ ए इन सेंटर, यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। यानी कि अगर अंतः केंद्र के निर्देशांक पता करना हो तो कैसे करेंगे, उसकी कंडीशन सुनना भाई गौर से। ये तो सारी बातें ज्योमेट्री में पढ़ते हो सर, अंतः केंद्र वगैरह कहां से आता है, कहां से नहीं आता। अगर अपने पास एक ट्राइंगल है, अगर ये एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है ABC, इसके तीनों कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2, और भाई तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है भाई, ये तीन कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर कह रहा है कि इसके इन सेंटर जो है I, इस I के निर्देशांक बताइए। यानी आपसे पूछा यह है कि भाई अंतः केंद्र के निर्देशांक बताओ। अंतः केंद्र के क्या पूछा है आपसे, निर्देशांक पूछा है। अंतः केंद्र के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए इन सेंटर आपसे पूछा है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इन सेंटर आपसे पूछा है। सबसे पहली बात तो देखो भाई, तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जो कैपिटल ए मानना है उसके सामने वाली भुजा होगी स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली भुजा होगी स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने होगी स्मॉल सी।
जब अंतः केंद्र का निर्देशांक चाहिए तो पहला निर्देशांक होगा x निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक होगा y निर्देशांक। आपको जब इसके कोऑर्डिनेट चाहिए तो पहला x कोऑर्डिनेट चाहिए, दूसरा चाहिए y कोऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या करो, ए बी से निकाल लो। जब a वाला निकालेंगे तो जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जब x वाला ले तो भाई x के साथ में, और जब y वाला ले तो सिर्फ y के साथ में। a के साथ में कौन सा लेंगे, x1, b के साथ में दूसरा वाला ये, c के साथ में सामने वाला ये। तो जब x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस cx3 और बटे a प्लस b प्लस c। ये तो है भाई x कोऑर्डिनेट। जब दूसरा y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट के साथ y ले लेंगे तो बोलो क्या मिलेगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। बोलो हाँ यार, ये है कहानी। अंतः केंद्र का अगर निर्देशांक चाहिए तो पहले तो देखो इसको याद रखने तरीका बताता हूं कि सर इसके सामने a है तो a को x वाले से मल्टीप्लाई कर लो। पहले तो ax1 प्लस b के साथ इसके सामने और c के साथ इसके सामने बट्टे में तीनों का योग। जब आपको y वाला चाहिए तो a के साथ y1, b के साथ y2 और c के साथ y3 बट्टे में तीनों का सम। ये जो निर्देशांक है किसके हैं, अंतः केंद्र के निर्देशांक। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से और समझिए इसको। उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जिसके शीर्ष दे रखे हैं। चलो बताओ, एक त्रिभुज है जिसका अंतः केंद्र चाहिए और अंतः केंद्र को किससे डिनोट करते हैं, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, बाकी आपसे कुछ भी लिख लेना, बाकी यहां डिनोट आई से करेंगे अगर क्वेश्चन में आई बोल दे तो। यहां बताइए तीनों निर्देशांक है। पहला निर्देशांक बोलो भाई कितना है, 3 4। दूसरा निर्देशांक है 3 7 और तीसरा निर्देशांक है भाई कितना, 7 और 4। ठीक है, इसको a मान लिया, इसको b मानना है, इसको c मानना है। आप बताइए अंतः केंद्र के निर्देशांक पूछा है। कैपिटल A के सामने स्मॉल a, ये स्मॉल b और स्मॉल c। चलो बताओ क्या यहां से यहां तक दूरी बता सकते हो, ये दूरी और ये दूरी डिस्टेंस बता सकते हो। अब याद करो वो बात जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया था उसमें बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करना। कैसे करते हैं कि x वाले में x वाला घटाओ, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1। डायरेक्ट करना सीखो, वो के फॉर्मूला भी लिख लो भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। लेकिन उससे मतलब ही नहीं है ना, सीधा याद रखो कि x वाले में x वाला घटा दो, 3 और 2 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1। y वाले में y वाले घटा दो, यानी कि इनका अंतर कर दो, 5 और 4 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 और इसका रूट। ये दूरी होती है। बोलो होती है कि नहीं। अब इसको डायरेक्ट यूज ले रहा हूं मैं, यहां रख रहा हूं, डायरेक्ट यूज लेके यहां रख रहे हैं। चलो बताओ, चलो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ले पहले। बताओ इसका x वाला कितना है, 3 और इसमें x वाला 3, 3 माइनस 3 0, खत्म। दूसरा जाओ यहां कितना है 4 और यहां 7, 7 और 4 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 0 जोड़ोगे 9 ही आएगा, 9 का रूट कितना आएगा 3। क्लियर हुआ। यहां देखो 7 माइनस 3 बोलो 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 7 बोलो 7 और 4 फिर 3 अंतर आ गया, 3 का स्क्वायर 9। यहां पर 7 और 3 का अंतर 4 था, यहां 4 7 का अंतर 9, 16 और 9 25, 25 का रूट बोलो 5। बोलो हाँ या ना। चलो यहां जाओ, x वाले में x वाला घटाना, 3 और 7 का अंतर बोलो, 3 यहां है 7 यहां है, 3 और 7 का अंतर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 4 का अंतर 0, 0 हटा लो, 16 प्लस 0 16 और 16 का रूट करेंगे कितना आएगा 4। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ। अब आप बताइए अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछा है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछा है, क्या करें। बोलो सर जब x वाला चाहिए तो x वाला ले लो और y वाला चाहिए तो y वाला। चलो बताओ पहले x वाला लेते हैं, बताइए क्या करें। बोलो सर a कितना है 5, इस 5 के साथ सामने वाला x वाला लेना है सिर्फ अभी। बताओ 5 के साथ कितना ले, बोलो सर सामने x वाला कितना है 3, प्लस दूसरा 4 के साथ कितना ले, बोलो सर 4 के साथ दूसरा x2 3, प्लस इस 3 के साथ c के साथ कितना ले, 3 के साथ है 7। बोलो हाँ यार। डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, a 5 है b 4 है और c 3 है। और अगर आपको ये पता चल गया ना तो आप डायरेक्ट लिख दो ना, ये क्या अलग अलग लिखना है यहाँ। क्लियर हुआ।
चलो y वाला चाहिए ना, चलो y वाला बताओ भाई। अब a है 5, 5 के सामने कितना है, y वाला लेना है, अब ध्यान रखना x वाला नहीं, y वाला। 5 के सामने है 4, तो ये लो भाई 5 गुणा 4। 4 के सामने कितना है, 3 या 7, बोले सर y वाला चाहिए तो 7 है, यानी कि 4 के सामने है 7, तो 4 को कर दो 7 से गुणा। क्लियर, प्लस उसके बाद बताइए 3 के सामने कितना लेंगे, बोले सर 3 के सामने लेंगे 4, और डिवाइडेड बाई वही 5 प्लस 4 प्लस 3, ये होंगे इसके अंतः केंद्र के निर्देशांक। क्लियर हुआ। अब आप बता दो, यहां से सोल्व कर लेते हैं इसको। 5 गुणा 3 15, 4 गुणा 3 12 और 7 गुणा 3 21। आप बताइए यहां से अगर सोल्व करें तो 3 कॉमन ले लो, 7 रचे 11 ते 33, या फिर वैसे भी जोड़ लो, 4 ते 12 और 7 ते 21, 21 और 12 कितना होगा 33। 33 में 15 और जोड़ना है, 33 और 15 48, बट्टे में देखो 5 और 4 9 और 3 12, 48 में 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4, बोलो हाँ या ना। यहां जाओ, यहां बताइए तीनों में से ही 4 कॉमन आ जाएगा, तो 7 और 3 10 और 5 15 चौक 60, 60 बटा 12 कितना मिलेगा 5, तो आंसर आ जाएगा 4 और 5, और यही क्वेश्चन पूछा है। देखो 16 अलग अलग भी कर सकते हैं, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 12, 28 और 12 कितना होगा 40, और 20 ये 60। मैंने क्या किया 4 कॉमन ले लिया सब में से, तो अंदर बच्चा कितना 7 प्लस 3 प्लस 5, 7 और 3 10 और 5 15, और 4 बाहर बैठा है, 15 गुणा 4 60, 60 में 12 का भाग दोगे तो कितना मिलेगा 5। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक। ये था क्वेश्चन इन सेंटर पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इन सेंटर के बेसिस पे ही, ये भी उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जब उसके शीर्ष दे रखे हैं। अब इसको आपको अगर पहले वाला क्वेश्चन पता चल गया है ना, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और आप खुद ट्राई करो। देखो कि सर एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC जिसमें A के निर्देशांक है 1 और √3, B के निर्देशांक है 0 0, और भाई C के निर्देशांक है 2 और 0। ठीक है, अब आप बता दीजिए, फिर से वही बात है, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ABC क्या मान लो, इसमें सीधा ही कर दो ना। बताओ इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ले, यहां से यहां तक की दूरी निकाल ले भाई। बोलो 0 वाले में से 1 घटाओगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 में से 0 माइनस करोगे √3, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना 2। क्लियर। दूसरा बताओ, यहां बताइए 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 माइनस 0 0 मिलेगा, 4 प्लस 0 4, 4 का रूट फिर कितना 2। और यहां बताओ 1 माइनस 2 कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, √3 माइनस 0 कितना 3, 3 का √3 का स्क्वायर 3, भाई √3 माइनस 0 √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 का रूट 2। बोलो हाँ या ना। अब आप बताइए, आपको पूछा क्या है, अंतः केंद्र के निर्देशांक। अगर कुछ लोग डायरेक्ट सोच चुके होंगे, कुछ डायरेक्टली इसको कर चुके होंगे, जब तक मैं इन सेंटर लिख रहा हूं तब तक ये कर चुके होंगे। अगर उन्होंने ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ा है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर आइसोसेल्स ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल अच्छे से पढ़ा है, उनका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, बाकी मैं पूरा ही बताता हूं। देखो बताओ भाई, पहला अंतः केंद्र चाहिए, अंतः केंद्र का x निर्देशांक चाहिए। बोलो भाई x निर्देशांक चाहिए, तो इसके सामने पहले ये वाली भुजा ले रहे हैं, तो इसके सामने x वाला लेंगे। बोलो इस 2 के सामने x वाला किससे गुणा करें, बोलो सर 2 गुणा 1, प्लस इस 2 के सामने x वाला लें तो 2 गुणा 0, प्लस इस 2 के सामने ये 2 लेंगे तो बोलो कितना मिलेगा 2 गुणा 2। बोलो हाँ या ना। बताओ भाई, किसी को डाउट है। डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, 2 प्लस 2 प्लस 2, ये लो भाई 2 प्लस 2 प्लस 2। y निर्देशांक चाहिए तो अब y वाला ले लो भाई, सबके सामने y वाला चाहिए तो अब y वाला ले लो भाई। y बताओ 2 के सामने y वाला कितना है √3, तो 2 को कर दो √3 से। बोलो हाँ या ना। फिर इस 2 के सामने y वाला कितना है 0, तो 0 को 2 से करोगे 0 आएगा, छोड़ो इसको तो। फिर इस 2 के सामने कितना है, यहां भी y 0 है तो ये भी 0, और बट्टे में वही 2 प्लस 2 प्लस 2। बोलो हाँ या ना। चलो बताओ अंतः केंद्र के निर्देशांक कितने होंगे। ये 2 गुणा 0 0 मिलेगा, 2 गुणा 2 4, और 2 गुणा 1 2, 4 और 2 6, 6 में इस 6 का भाग करोगे 1 आएगा। यहां बताओ ये 0 ये 0, 2 √3 बन गया, 2 √3 बटा 6। बताओ 2 √3 बटा 6 करोगे तो कितना आएगा 1 बटा √3, क्योंकि 2 से कटेगा कितनी बार 3 बार, और इस 3 को लिख सकते हो √3 गुणा √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच गया 1 और 1/√3, यानी ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपसे पूछा है।
क्लियर हुआ? अब देखो, आपको एक बात पता हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। आपको अगर एक बात पता है तो आपको ये नीचे वाला कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। क्यों? देखो, जैसे आपने पता किया सर ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है तो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और आपको एक बात पता है कि सर ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज समबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसके ऑल सेंटर्स एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यह बात आपने समबाहु त्रिभुज ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। अगर मान लो ये समबाहु त्रिभुज है तो अगर ये पॉइंट मान लो अंतः केंद्र है तो यही इन सेंटर भी होगा, यही सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र भी होगा, लंब केंद्र भी होगा और केंद्रक भी होगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर तुम कहो सर ये समबाहु है, तो अगर समबाहु है तो केंद्रक के निर्देशांक तो पता है ना तुम्हें, केंद्रक को निर्देशांक तो पता है ना, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट तो पता है आपको। अगर ये आपके पास एक त्रिभुज है जो समबाहु है और अगर ये समबाहु है तो आप कहोगे कि सर समबाहु में तो चाहे केंद्रक निकालो, चाहे अंतः केंद्र निकालो, चाहे परिकेंद्र, चाहे लंब केंद्र, कुछ भी निकाल लो, हर का सेम रहेगा, हर कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑल सेंटर्स लाइज ऑन ए सिंगल पॉइंट। क्लियर हुआ? यानी सारे बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो फिर आप बताइए इस क्वेश्चन में केंद्रक के निर्देशांक निकाल लेते, ये क्यों करे भाई फिर तो? और केंद्रक के सीधा सा पता है कि सर जब पहला निर्देशांक चाहिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। बोलो x1 कितना है? 1 प्लस 0 प्लस 2, 1 प्लस 0 प्लस 2 बटा 3। y निर्देशांक बोलो कितना है? √3 प्लस यहां कितना है? 0 प्लस यहां 0 और बटे 3। बोलो हाँ यार? चलो बताओ, 2 और 1 3 में 3 का भाग दोगे 1, √3 बटा 3 बनेगा, 3 में √3 गुणा √3 लिखोगे तो कितना आएगा? 1 बटा √3। और यही आपसे पूछा था। बताओ भाई क्या फर्क मिला? लेकिन आप ये जब कर पाते जब आपको ये पता चल जाए, तुरंत माइंड में आ जाए, बोलो सर सेंट्रोइड निकाल लो, यहां तो सीधा सीधा अंतः केंद्र की क्या जरूरत है? अंतः केंद्र निकालने की अगर इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, सेंट्रोइड निकाल लो, केंद्रक निकाल लो, क्योंकि जो निर्देशांक केंद्रक का होगा वही निर्देशांक अंतः केंद्र का होगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। बताओ भाई किसी को डाउट? क्लियर हुआ यहां तक? ये था भाई क्या? अंतः केंद्र। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड पॉइंट, परिकेंद्र के निर्देशांक। अब बात कर लेते हैं परिकेंद्र के निर्देशांक, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए सरकम सेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ ए सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र के निर्देशांक। परिकेंद्र के निर्देशांक कैसे आते हैं पहले तो ये समझो। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह फिक्स नहीं होगा भाई, ये जरूर ध्यान रखिए। ना तो परिकेंद्र में होगा ना लंब केंद्र में होगा। अंतः केंद्र में था जो भी अपन ने लिखा है, लेकिन लंब केंद्र और परिकेंद्र की कंडीशन अगर आपको पता है तो उसी से आपके कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, परिकेंद्र है, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है। चलो आप बताओ परिकेंद्र का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर परिकेंद्र का मतलब होता है कि कोई भी त्रिभुज है उसके बाहर एक वृत्त बना दो, ये परिवृत्त होता है और इसी वृत्त का जो केंद्र होता है वो होता है परिकेंद्र। मान लेते हैं परिकेंद्र ये है। ठीक है, अब आप बताओ अगर ये वृत्त बाहर की तरफ बना है, मान लेते हैं ये परिकेंद्र वैसे सी से डिनोट करते हैं लेकिन यहाँ आर से मान लेते हैं। ठीक है, अब आप बताओ अगर ये परिकेंद्र आर है तो आप बताइए आर से ए तक है, चलो आर की जगह पी मान लेते हैं क्योंकि आर तो यहाँ रेडियस मान लेंगे ना, ये पी मान लेते हैं। आप बताइए पी से ए तक की जो दूरी होगी, क्या ये पी से ए तक वृत्त की त्रिज्या होगी? इस वाले वृत्त की बोलो होगी कि नहीं? क्योंकि ये केंद्र है और ये परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ऐसे ही पी से बी तक है, ये भी त्रिज्या होगी, और पी से सी तक भी क्या है? त्रिज्या। और अगर ये सरकम सेंटर है तो जाहिर सी बात है ये जितना पी ए होगा उतना ही पी बी होगा, उतना ही पी सी। तो किन्हीं भी दो इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू निकाल लो एक्स और वाई की, वो जो वैल्यू आएगी वही इसके निर्देशांक आएंगे। क्या कहा कि सर यहां अंतः केंद्र मान लीजिए यहां है, सॉरी परिकेंद्र। अगर परिकेंद्र यहां है पी, तो क्या करो कि सर पी से ए तक की दूरी, पी से बी तक की दूरी
और P से C तक की दूरी, यानी कि PA बराबर होगा PB बराबर होगा PC। अब कोई भी दो रिलेशन ले लो, चाहे PA बराबर PB वाला रिलेशन ले लो, PB बराबर PC वाला, या फिर PA बराबर PC, और इन दोनों को सोल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लो जो इसका निर्देशांक मानना हुआ होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर ये तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये रेडियस हैं, इसलिए बराबर हुआ करती है। क्लियर हुआ? अगर सरकम सेंटर के निर्देशांक पूछे, परिकेंद्र के निर्देशांक पूछता है, तो आप कहोगे सर इस बिंदु से ये दूरियां बराबर बराबर होनी चाहिए। फिर कोई सब दो रिलेशन लेके सोल्व करो, और सोल्व करने से जो एक्स और वाई वैल्यू आएगी वही इसके निर्देशांक आएंगे। क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक बताइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कम सेंटर जिसके शीर्ष उसके वर्टेक्स आपको दे रखे 8 6 8 -2 2 -2। देखो भाई, एक त्रिभुज है ये एक अपने पास क्या है? त्रिभुज है, ट्राइंगल है। चलो बताओ इस त्रिभुज की ये दूरी है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई, ए है 8 और 6, दूसरा पॉइंट बी है और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 8 और -2, ठीक है। और जो सी है, सी का कोऑर्डिनेट है 2 और -2। अब आपको बोल रहा है इसका परिकेंद्र है, उसका निर्देशांक बताओ। मान लेते हैं परिकेंद्र यहां पर है P पर। किस पर है? P पर। तो आप बताइए P से A तक की जो दूरी है और P से B तक की दूरी है, बराबर होगी या नहीं? P के जो निर्देशांक है वो मान लेते हैं x और y है। P के निर्देशांक मान लेते हैं क्या है? x और y, ठीक है। अब आप बताइए क्या PA बराबर PB होगा या नहीं? बोलो हाँ या ना। क्योंकि जितना PA है उतना ही PB होगा। एक कंडीशन तो यहां से बन गई। चलो एक दूसरी कंडीशन और बना लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बना लें? बोले सर PA बराबर PB है। दूसरी कंडीशन बना लेते हैं कि सर जितना PB होगा, क्या जितना PB होगा उतना ही PC होगा? क्या बोलो हाँ या ना। जितना PB होगा उतना ही PC भी होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो तीन इक्वेशन बनेंगी, तीनों में से कोई सी भी दो इक्वेशन सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। एक अपन ने कर लिया PA है, अगर ये R है तो PB भी R के बराबर होगा, तो क्या PA बराबर PB होगा कि नहीं? दूसरा बताइए क्या PB है वो PC के बराबर भी होगा, क्योंकि सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, तो ये रेडियस होगी। तो क्या PB बराबर होगा किसके? PC के। बोलो हाँ या ना। अपने को चाहिए इस परिकेंद्र के निर्देशांक, यानी कि x और y की वैल्यू चाहिए। अपने को चाहिए x और y की वैल्यू। चलो बताओ, आप बताइए भाई, अगर ये स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। PA स्क्वायर यानी P से A तक की दूरी का स्क्वायर बनाना है। बताओ P से A तक की दूरी बताओ कितनी होगी? तो क्या कहोगे? बोले सर दूरी निकालने के लिए भी जाना था, x वाले में x वाला घटाना, y वाले में y वाला। चलो बताओ x वाले में से x वाला घटाएं तो x में से कितना घटाएंगे? बोले सर x में से 8 घटा दो। बोलो हाँ या ना। x -8 का स्क्वायर प्लस y वाले में से y वाला घटाएं तो y वाले में से कितना घटाएंगे? बोले सर y -6 का स्क्वायर। क्लियर? बराबर PB स्क्वायर। अब देखो रूट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहां स्क्वायर लग चुका है पहले से, तो यहां रूट लगाने की जरूरत तो नहीं है। दूसरा बताइए PB स्क्वायर चाहिए। चलो P से B तक की दूरी बताओ भाई। P से B तक यहां है, चलो P से B तक की अगर दूरी बताओ तो P से B तक ये डिस्टेंस है, तो x वाले में x वाला घटाओगे, बोलो क्या मिलेगा? बोले सर x -8 का स्क्वायर। जब x वाला घटाओगे तो x -8 का स्क्वायर। जब y वाले में से y वाला घटाओगे तो y -2 है, तो बताओ y +2 का स्क्वायर होगा या नहीं? क्लियर हुआ? अब इसको सोल्व करते हैं। देखो थोड़ा गौर करना सोल्व करते वक्त भी। आप बताइए यहां से अगर सोल्व करें तो x -8 के स्क्वायर से तो ये कट जाएगा। यहां बताइए a -b का स्क्वायर करेंगे, यहां a + b का स्क्वायर करेंगे, तो आप बताइए यहां y स्क्वायर दोनों में कटेगा, तो क्या मिलेगा? प्लस का तो 36 और माइनस का 12y, इधर मिलेगा प्लस का 4 और प्लस का 4y। देखो कैसे मिलेगा, मैं इधर बता देता हूं। ठीक है, ये कैसे आएगा इसके लिए मैं इधर यहां बता देता हूं, अगर किसी को डाउट हो तो। ठीक है भाई, बाकी किसी को समझ में आ गया तो अच्छी बात है। देखो a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या ये y स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी 36 माइनस का 12y होता क्या, बोलो हाँ या ना। बराबर इधर ये कट चुका है, इसमें इस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4y होता। तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा और ये बात डायरेक्ट पता चल चुकी थी क्योंकि दोनों में आएगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने ये रख दिया। ठीक है, अब बताओ ये लो y स्क्वायर गायब, माइनस 12y को इधर लेके आओगे प्लस का होगा, 12 और 4 16y। बताओ 4 को इधर लेके जाओगे माइनस का होगा, 36 माइनस 4 32। अगर 16y बराबर 32 होगा तो y बराबर कितना होगा 2। तो आप कहोगे सर y कोऑर्डिनेट तो आ गया कितना 2, बोलो हाँ या ना। एक बार ऑप्शन पे नजर मार लो, y कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 2 दो ऑप्शन में है तो x भी निकालना पड़ेगा। चलो देखो ये तो था y कोऑर्डिनेट, चलो दूसरा x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट पी बी बराबर पी सी से निकाल लेते हैं। देखो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो आप डायरेक्ट रखा करो, ये सारी कहानी मत लिखा करो जो मैं लिख रहा हूं, ये डायग्राम बनाना, ये लिखना, ये लिखना, आप तो ये लाइन लिखते हैं यहां से सीधा आंसर निकालते। ठीक है, दूसरा बताइए क्या था कि सर पी बी बराबर पी सी। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वैसे भी रूट तो कट ही जाएगा, उससे तो कोई मतलब होगा भी नहीं। चलो बताओ पी बी की वैल्यू, अब बताओ पी से बी तक की दूरी चाहिए तो अभी तो निकाला सर, एक्स में से एक्स को घटा दो, सॉरी पी से बी तक ये वाला है, पी से बी तक ये वाला है तो x वाले में x वाला घटाओ, तो x में से कितना घटाओगे तो बोलो सर x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y वाले में y वाला घटाओगे तो ये आएगा ये वाला, क्योंकि y वाला y है यहां, y वाला माइनस 2 है तो y में से माइनस 2 घटाएंगे तो ये प्लस का 2 बराबर पीसी स्क्वायर। बताओ पी से सी तक की दूरी, अब ये स्क्वायर चाहिए यहां से यहां तक का, बोलो x वाले में x वाला घटाओ तो x में से कितना घटाओगे, बोलो सर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y वाले में से y वाला घटाओगे तो y माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो y प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है और x और y की वैल्यू पर चाहिए। चलो इसको सोल्व करें, कट रहा है कुछ तो आप बताइए, y प्लस 2 का स्क्वायर इसमें कट जाएगा, यहां a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा शुरू में, और इधर भी a माइनस बी के स्क्वायर में एक्स स्क्वायर आएगा जो कट जाएगा दोनों के अंदर, काट दो। फिर क्या बच गया 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab यानी कि 8 दूनी 16x। इधर बताओ a स्क्वायर कट गया, बचा क्या b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab यानी कि 4x। माइनस 16 उधर लेके जाओ, किसका होगा प्लस का, माइनस 16 उधर जाके प्लस का होगा, 16 में अगर 4 घटाओगे तो 12x बचेगा, 4 इधर आके माइनस का होगा तो 64 माइनस 4 60, 60 में 12 का भाग करोगे तो x बराबर 5। तो बताओ इसके जो निर्देशांक है, जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने कितने आएंगे, तो x निर्देशांक 5 है और y निर्देशांक आया था 2, यानी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, तो जो परिकेंद्र है उसके निर्देशांक आ जाएंगे 5 और 2, और यही क्वेश्चन पूछा है। बताओ भाई किसको डाउट है, ये होता है परिकेंद्र के निर्देशांक फाइंड आउट करना, यानी कि परिकेंद्र के अगर निर्देशांक पता करना हो तो इस तरीके से करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए भाई, लंब केंद्र के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ए ऑर्थो सेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ ए ऑर्थो सेंटर यानी कि अगर लंब केंद्र की बात करें तो लंब केंद्र के निर्देशांक कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए भाई, लंब केंद्र के निर्देशांक। ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा लंब केंद्र कैसे मिलता है, तो भाई ऑल परपेंडिकुलर जो भी होंगे, कोई भी ट्राइंगल में जितने भी परपेंडिकुलर है, कितने परपेंडिकुलर होंगे 3 होंगे, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही क्या होता है ऑर्थो सेंटर। यानी कि कोई भी त्रिभुज में तीनों लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, लंब केंद्र। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक, अपने पास कहें कि भाई एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, अपने पास एक त्रिभुज है, अंतः केंद्र का एक फॉर्मूला होता था, लेकिन परिकेंद्र और लंब केंद्र में कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो भाई जैसी सिचुएशन होगी क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग अपन आंसर निकालेंगे। दूसरी अपने को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सर सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की। देखो अगर ऑर्थो सेंटर की बात करें तो जैसे यहाँ ए से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर ये AD है, दूसरा परपेंडिकुलर BE है और भाई तीसरा परपेंडिकुलर है CF। ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा यहाँ से। तीनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। ये कहलाता है ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र।
ठीक है। अब बात इसी की करेंगे कि सर अगर लंब केंद्र के निर्देशांक पता करना हो तो लंब केंद्र के कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे, उसके लिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस बात को समझेंगे। बाकी अगर चाहे तो थोड़ा सा एडिंग यहां पर थोड़ा सा हिंट जरूर देता हूं। देखो आप एक काम करो भाई, 3 इक्वेशन निकाल सकते हो यहां से, थोड़ा सा गौर करना, हालांकि इस क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी फिर भी थोड़ा बहुत जानते देखो। आप बताइए, एक लाइन तो ये है जो परपेंडिकुलर है और एक लाइन ये है। अगर आपको इन दोनों लाइनों का समीकरण पता चल जाए, एक तो इस रेखा का समीकरण और एक इस रेखा का समीकरण, अगर दोनों रेखाओं का समीकरण पता चल जाए तो दोनों रेखाओं को हल करके क्या इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। अब कोई कहे कि सर इन दोनों को ही क्यों कर रहे हो आप, इनको और इनको क्यों नहीं कर रहे, तो भाई 3 रेखाएं हैं, 3 लंब हैं, कोई भी 2 लंबों की समीकरण निकाल लो, कोई भी 2 रेखाओं के समीकरण निकाल लो, कोई से भी निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 2 समीकरण निकाल के दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे और वही लंब केंद्र के कोऑर्डिनेट होंगे। अब बात आती है सर या तो इस रेखा का निकाल ले या फिर इसका किसी भी रेखा का समीकरण निकाल लें, तो समीकरण निकाल ले कैसे। उसके लिए देखो कि सर ये 3 रेखाएं हैं, ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। इन तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, तीनों की ढाल पता कर सकते हैं, और अगर इन तीनों की ढाल आ जाती है तो इन तीनों रेखाओं की ढाल आ जाएगी, लंबों की ढाल मिल जाएगी। अब वो कैसे मिलेगी उसी को अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी त्रिभुज के लंब केंद्र के निर्देशांक बताइए जब उसके शीर्ष 1 2 2 3 4 3 है। यानी कि एक लंब केंद्र के निर्देशांक बताना है किसी ट्राइंगल के, और उस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट है, उस ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट है वो पता है कि सर पहला कोऑर्डिनेट है जो कितना है, ये मान लेते हैं ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है तो आपको सर एक कोऑर्डिनेट तो है 1 2, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है 2 3, और भाई तीसरा कोऑर्डिनेट कितना है 4 3। क्लियर। अब आप बताइए, यहां से गौर करना थोड़ा से बातों को कि सर अपने को ऑर्थो सेंटर चाहिए, तो एक तो इस भुजा से इस सामने वाले पे लंब डाल देते हैं, एक तो ये डाल दिया भाई, दूसरा इस भुजा से लंब डालेंगे, तो जाहिर सी बात है तीसरा लंब भी इसी बिंदु से होके गुजरेगा, तो उसको देखो जरूरत भी नहीं है, मान लेते हैं ये जहां काट रहे हैं वही पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है। तीसरा जो लंब आएगा वो भी इसी बिंदु से होके गुजरेगा। अब आपको अगर इन दोनों समीकरणों का, दोनों रेखाओं के समीकरण मिल जाए, मैं नाम लिख देता हूं यहां से, ये बी है, ये मान लेते हैं ई है, और ये सी, और ये मान लेते हैं एफ है, ठीक है। अगर आपको बी ई का और सी एफ का समीकरण मिल जाए तो दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात आती है सर बी ई का समीकरण कैसे निकाल ले। देखो बी ई रेखा कुछ इस तरीके से है, ये बिंदु बी है और ये ई है, और बी का निर्देशांक पता है 2 3 है। अब आप बताइए, अगर इस रेखा का समीकरण चाहिए तो आप कहोगे सर ये रेखा तो इस बिंदु 2 3 से होके जा रही है, अगर तुम्हें इसकी स्लोप मिल जाए, ढाल मिल जाए, अगर तुम्हें इसकी ढाल मिल जाए तो फिर इस रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 लगा सकते हो या नहीं, वो लगा देंगे सर। क्यों? क्योंकि x1 y1 तो बिंदु तो है ही 2 3 से होके जा रही है रेखा, ये वाली जो रेखा है ये कौन से बिंदु से होके जा रही है 2 3 से। अब चाहिए क्या, इसकी ढाल चाहिए, स्लोप चाहिए। बोले सर स्लोप कहां से लाएं, उसका भी रास्ता ढूंढते हैं। देखो आप बताइए, एक रेखा BE इस तरीके से है, ये रेखा BE है और एक रेखा ये AC है। आप बताइए क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। A का बिंदु पता है 1 2 है और C का बिंदु पता है 4 3 है। आप बताइए क्या इस AC का ढाल बता सकते हो। बोले सर AC का ढाल तो बता देंगे, क्यों? क्योंकि 2 बिंदु पता है। अगर 2 बिंदु दे रखा हो और उस रेखा का ढाल पता करना हो तो क्या होगी, बोले सर ढाल होगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। जैसे ही इसकी ढाल मिल गई तो इसकी तो मिल जानी चाहिए फिर तो आपको, क्यों? क्योंकि सर जब 2 रेखाएं लंबवत होती है तो दोनों की ढालों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप से क्या होता है, -1। मान लीजिए इसकी ढाल मान ली m1 आ गया और इसकी ढाल है मान लिया m2, तो इसकी ढाल तो m1 की वैल्यू तो पता ही होगी, कुछ भी 2 3 4 जो भी है, तो भाई m2 और m1 का गुणा -1 होता है, तो m1 m2 जब -1 करेंगे तो दूसरी रेखा की ढाल आ जाएगी, यहाँ m1 भाग में भेज देंगे तो क्या इसकी ढाल नहीं मिल जाएगी? क्या बोलो, हाँ या ना? क्लियर हुआ? सारी बातें पहले अलग अलग बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट यहां लिख दूंगा सीधा इसमें। जब आपको एक रेखा की ढाल पता होनी चाहिए, चलो इस बात को मैं अलग से एक डायग्राम के अकॉर्डिंग ही इस पूरी कंप्लीट बात को कंप्लीटली ही बताता हूं। देखो कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके से है, पहले समझने पर्पज से अलग बना रहा हूं भैया ना, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट बता दूंगा जब CF का निकालेंगे, जब डायरेक्ट ही बताऊंगा। देखो ये रेखा है BE,
ये रेखा है बी ई। अब आप एक बात बता दो, इस ए का कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप कहोगे सर 1 2 है और इसका कोऑर्डिनेट है 4 3। बोलो हाँ या ना। ये इसके ऊपर लंबवत है और ये बिंदु पता है, ये बिंदु कितना है 2 3। अब अपने को चाहिए इस बीई रेखा का समीकरण और इसका समीकरण चाहिए, तो उसके लिए एक तो बिंदु चाहिए। तो ये जो रेखा है 2 3 से होके जा रही है, तो बिंदु तो पता है। अब चाहिए इसकी ढाल, और इसकी जो ढाल है वो मान लेते हैं कितनी है, m। कितनी मान लिया भाई, m। अब आप इतना बता दो, क्या आप इस रेखा AC का ढाल बता सकते हो? मैंने मान लिया इसकी ढाल m1 है, तो आप इस रेखा AC की ढाल बता सकते हो? बोले सर बता देंगे। मैंने पूछा कैसे, कि सर ये रेखा है AC, ये दो बिंदुओं को मिला रही है और दो बिंदु भी पता है 1 2 और 4 3। जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल की बात करता है तो m बराबर क्या होता है? बोले सर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। बोलो हाँ या ना। तो बताइए फिर इस रेखा की ढाल कितनी होगी? बोले सर y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 बटे x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1। बोलो हाँ या ना। तो बताओ कितना आएगा, 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 1 कितना होगा 3। क्लियर। अब ये तो इस रेखा का ढाल आया, अपने को चाहिए इस रेखा का ढाल। अब कैसे करें? तो बोले सर आप कहोगे सर ये दोनों रेखाएं तो लंबवत है, परपेंडिकुलर है। दोनों रेखाएं अगर लंबवत हैं तो इसकी ढाल m है और इसकी ढाल m1 माननी थी। तो बताओ दोनों रेखाएं अगर लंबवत है तो दोनों का गुणनफल तो -1 होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? इस पहली रेखा की जो ढाल है वो कितनी माननी अपन ने, m गुणा m1। m1 इस रेखा की ढाल माननी थी ये वाली, और m1 की वैल्यू पता है सर 1/3 है बराबर -1। चलो बताओ m की वैल्यू कितनी आएगी? बोले सर 1/3 है, उधर जाके अपोजिट हो जाएगा 3/1 और ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो इसकी ढाल आ चुकी है कितनी, -3। बताओ भाई इतनी बात में किसको डाउट है? क्लियर। अब आप बताइए इसका समीकरण चाहिए अपने को, तो आपको सर समीकरण चाहिए, तो बताइए समीकरण यहां लिख देता हूं। ये जो रेखा है ये रेखा 2 3 से होके जा रही है, तो समीकरण क्या होगा, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। बोलो हाँ या ना। तो यहां से बताइए y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? बोले सर 3 है, बराबर इस रेखा की ढाल पता है? बोले सर -3 है, ये लो -3, और फिर x माइनस x1 कितना है 2, तो ये लो 2। ये जो समीकरण आई है ये इस BE का समीकरण है। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसी को मैं डायरेक्ट रखूंगा यहां पे। ये बात समझ में तो आ गई ना सभी को? देखो अब कुछ बातें हैं जो अगर थोड़ा सा डायरेक्ट लेके चलो ना तो ये सारी कहानी आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए है कि थोड़ा सा आपको ये माइंड यूज में लेना पड़ेगा भाई। कैसे? देखो आप बताइए क्या इस रेखा की ढाल पता थी? बोले सर 1/3 है, तो इसके लंबवत कोई भी रेखा है, इसके लंबवत ये रेखा है, इसकी ढाल चाहिए, तो क्या करो, पता तो है ही सर गुणा -1 होता है, तो इस 1/3 का उल्टा कर दो, क्यों? क्योंकि उधर जाके अपोजिट बनेगा, तो 3/1 कर दो। और अगर ये प्लस का है तो यहां पर क्या मिल जाएगा, दूसरे का माइनस, और अगर ये माइनस होता तो प्लस। क्लियर। तो फिर आपको ये कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी। तो क्या करोगे? बोले सर इस रेखा का ढाल कितना आया, 1/3। अब तुम्हें चाहिए कौन सी रेखा का ढाल, तो आप कहोगे सर आपको दे पता है इस रेखा की ढाल 1/3 है और इसके लंबवत ये रेखा है, इसकी ढाल चाहिए। तो क्या करो, डायरेक्ट ही कर दो m बराबर, सर इसकी 1/3 है ना, तो इस लंबवत की चाहिए तो पहले तो उसका उल्टा कर दो 3/1, और ये प्लस का चिन्ह है तो क्या लग जाएगा, माइनस। क्लियर हुआ? अब देखो, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। चलो बताओ भाई, सबसे पहले तो आप इस AC की ढाल बता दो कितनी होगी। बोले सर अभी तो बताया था, चलो एक बार और बता दो। इस AC की जो ढाल होगी, जो स्लोप होगी वो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इस AC की जो स्लोप होगी वो होगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 करोगे 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 1 3। बोलो हाँ या ना। अगर इसकी स्लोप 1/3 है, अगर इसकी स्लोप 1/3 है तो इस BE की स्लोप क्या होगी? बोले सर BE तो इस रेखा पर लंबवत है, अगर लंबवत है तो इसकी जो ढाल होगी, इसकी जो स्लोप होगी, मान लेते हैं m1 है, और इसकी स्लोप क्या होगी, तो इस रेखा के, ये AC है, इसके लंबवत है, तो AC का ढाल पता है 1/3 है, तो इसका उल्टा कर दो 3/1, और ये प्लस का है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का। बोलो हाँ या ना। क्लियर। चलो फिर अब इस रेखा का समीकरण बता दो। ये वाली जो रेखा है इसका समीकरण बताना है आपको, इक्वेशन बतानी है। तो आपको सर इक्वेशन तो बता देंगे, क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है इसकी ढाल पता है
और ये जो रेखा है इस बिंदु से होके जा रही है, तो क्या मिलेगा समीकरण, y माइनस y1 कितना है 3 बराबर m कितना है -3 और फिर x माइनस x1 कितना है 2। बताओ भाई इतनी बात में किसको डाउट है? क्लियर? चलो दूसरा अब देखो आगे। अब आप बताइए दूसरा, इस रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं, कौन सा, CF का। अब CF का समीकरण निकाल ले तो देखो CF जो रेखा है ये वाली है। अब ये जो CF रेखा है ये किस बिंदु से होके जा रही है, 4 और 3 से, यानी ये जो रेखा है 4 3 से होके जा रही है, तो इसका क्या चाहिए, अब आपको ढाल चाहिए, इसकी स्लोप चाहिए। चलो इसके लंबवत क्या आप AB का स्लोप बता सकते हो? बोले सर AB का स्लोप बता देंगे। मैंने पूछा बताओ कितना होगा, बोले सर स्लोप वही बात कि सर AB का स्लोप चाहिए, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होती है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कर दो। आप बताइए y2 माइनस y1 करे तो 3 माइनस 2, भाई x1 y1 इसको मान लिया और x2 y2 इसको मान लिया, वो कोई मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y2 कितना है 3, y1 कितना है 2, तो 3 माइनस 2 1 बटे x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, 2 माइनस 1 1। तो क्या इस रेखा का स्लोप आया 1/1 आया क्या? अब तुम खुद बताना यहां से, अब तुम खुद इतना बता दो कि इस रेखा के लंबवत रेखा ये है, तो इस रेखा की ढाल कितनी होगी, इसकी ढाल मान लेते हैं m2 है, इस रेखा की ढाल m2 मान लेते हैं। तो ये जो रेखा है इसकी ढाल चाहिए, तो ये किसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है। तो बताओ इस रेखा की ढाल कितनी है 1/1। तो आप कहोगे सर इस रेखा यानी कि लंबवत की ढाल चाहिए ना, तो इसका उल्टा कर दो, 1/1 का उल्टा 1/1 ही होगा। ये प्लस है तो यहां माइनस और ये माइनस होता तो प्लस, तो बताओ इसकी ढाल कितनी आ जाएगी -1। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट हो? क्लियर हुआ? अब आप बता दीजिए यहां से, मेन बात है समझ में आनी चाहिए बातें, अगर समझ में आ गई है ना तो फिर ये सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है। पता है अब तुम बताओ 1/3 मिल गया, तो तुम इसको क्यों लिखोगे, सीधा इसी को लिखोगे समीकरण को, जो यहां लिखा है। बस इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन से ही सोल्व करके आगे x और y निकाल लेंगे। बस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बाकी कहानी कुछ भी नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर आपके माइंड में बैठ गया तो, नहीं बैठा जब तो अभी डायग्राम बना के समझा रहा था, जैसे डायग्राम समझ में आ गए ना, अलग से सारी बातें पता चल गई ना, तो फिर सीधा यही आ जाओ। ठीक है? अब देखो दूसरा, आपको इसकी ढाल चाहिए, इस रेखा की समीकरण चाहिए, ये वाली जो रेखा है इसकी समीकरण चाहिए। तो आप बताइए इसकी अगर इक्वेशन चाहिए तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी इक्वेशन। बताओ ये जो रेखा है ये 4 और 3 से होके जा रही है, तो क्या मिलेगा y माइनस y1 यानी 3 बराबर m की वैल्यू कितनी है, यानी कि इस रेखा की जो स्लोप है वो -1 है, ये लो भाई -1, और फिर x माइनस x1, बताओ x1 कितना है, बोलो सर 4 है, बोलो हाँ यार। एक इक्वेशन ये आई है, दूसरी इक्वेशन ये आई है, यानी एक तो इस रेखा की इक्वेशन है, एक इस रेखा की समीकरण है। अब आप बताइए इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वही तो ऑर्थो सेंटर होता है, लंब केंद्र होता है, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए, यानी कि इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू चाहिए, और जो x और y की वैल्यू आएगी वही ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे। चलो इन दोनों को सोल्व करते हैं। अब थोड़ा सा गौर करोगे तो ज्यादा जल्दी से कर पाओगे। आप बताइए दोनों को सोल्व करें तो यहां से देखो भाई दोनों का LHS बराबर है, ये जो y माइनस 3 है इसकी वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख देते हैं, यहां रखते ही माइनस से माइनस खत्म, बच क्या गया 3x माइनस 6, तो इधर बच गया, इधर तो बच गया 3x माइनस 6 और बराबर बच गया x माइनस 4। -6 को उधर भेजोगे प्लस का होगा तो 6 माइनस 4 2 मिलेगा, और 3x माइनस 1x 2x बराबर अगर 2 होगा तो x बराबर कितना आएगा 1। बोलो हाँ यार। अब लेकिन इसमें नन ऑफ दीज भी है, तो एक देखते ही मत कर देना, क्योंकि आप पता हो सकता है नन ऑफ दीज आ जाए, हाँ 6 की जगह 7 आ जाए मान लो अपना, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो एक देखते ही टिक मत कर देना। हाँ अगर यहां पर होता 3 और 4 2 3 ऐसे होता ना, तो फिर ऑप्शन लगा देते सर 1 और 6, क्योंकि x से 1 आ चुका है, लेकिन अब y भी चाहिए। चलो x से 1 यहां रख देते हैं, 1 माइनस 2 बोलो कितना होगा, बोलो सर 1 माइनस 2 तो -1 होता है, -1 को -3 से करोगे तो प्लस का 3, और ये -3 इधर रख के +3 होगा, तो 3 और 3 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो बताओ लंब केंद्र के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1 और 6। ये क्वेश्चन पूछा है। देखो अगर किसी को डाउट हो तो मैं पूरा बता देता हूं। यहां क्या किया, ये y माइनस 3 की जो वैल्यू है ना उठा के यहां रख दो, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा -3x माइनस 2, ये उठा करके यहां इसकी जगह रख दिया, बराबर है -1x माइनस 4। माइनस से तो माइनस कैंसिल, 3 को x से गुणा करोगे 3x माइनस 6 आएगा, 1 को गुणा करोगे x माइनस 4, ये x को इधर लेके आओगे 2x मिलेगा, -6 उधर जाके प्लस का हो रहा है ना, तो 6 माइनस 4 2, तो x बराबर 2 का भाग 2 कितना आएगा 1। बोलो हाँ यार।
और जैसे ही पता चला सर x का वैल्यू 1 आ चुका है तो कोई सी भी एक इक्वेशन रख दो ना, एक यहां रखो, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, और ये -3 इधर के प्लस का होगा, तो 3 और 3 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। चाहो तो यहां रख देते, x की वैल्यू 1 रखो, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, और -3 फिर प्लस का होगा, 3 और 3 6। तो बताओ जो लंब केंद्र के जो निर्देशांक है, जो ऑर्थो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने होंगे, तो आपको सर x निर्देशांक 1 होगा और y निर्देशांक 6, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ये क्वेश्चन पूछा है, बोलो भाई किसको दिक्कत है। आप चाहते हैं तो इसमें तीसरी रेखा ये जो लंब बनता इसका भी समीकरण निकाल लेते, फिर दो को कोई सी को भी सोल्व कर लेते, लेकिन जो चाहिए नहीं फिर निकालने की जरूरत क्या है, दो निकाल लो, कोई सब निकाल लो चाहिए। बोलो भाई दिक्कत है किसी को। ये था कोऑर्डिनेट ऑफ लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि अगर कोई परपेंडिकुलर रेखा है तो उसके तल के निर्देशांक परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि लंब के तल के, एक तरह से कहें लंब के तल के या फिर लंब के पाद बिंदु जो होगा उसका निर्देशांक, पाद बिंदु के निर्देशांक। अब इसका मतलब समझिए पहले तो क्या कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी एक रेखा है, मान लीजिए एक रेखा है ये x प्लस वाई बराबर कुछ भी मान लो, चलो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, ये एक रेखा के समीकरण है। अब यहां कोई बिंदु है मान लो, अब इस बिंदु से इसके ऊपर लंब डाला गया है और ये बिंदु है मान लेते हैं x और x1 y1, ठीक है। इस x1 y1 से इस बिंदु से इस रेखा पर ये लंब डाला गया, तो बताओ लंबवत तो ये है, तो इस लंब का जो तल है, लंब का जो तल है इसका फुट है उसके निर्देशांक, तो ये लंब ये है तो इसका तल ये होगा, यानी जो रेखा पर स्थित है वो ही तल होगा ना, क्योंकि ये तो बिंदु है तो इसका लंब कहां डाला गया है, लंब तो यहां डाला गया है। अब ऊपर तो कोई रेखा है ही नहीं, अपने क्या पता कहां लंबवत है, लेकिन यहां तो श्योर है लंबवत है। तो बताइए जो ये जो फुट है इसका तल है, इसके निर्देशांक पता करने हैं और इसके निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। अब इसके निर्देशांक कैसे निकाले ये आपको पता करना है। क्लियर। अब देखो फिर से वही बात क्या कि सर ठीक है इसके निर्देशांक तो हम निकाल लेंगे। मैंने पूछा कैसे, बोले सर अगर इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे और फिर दोनों रेखाओं का समीकरण तुम्हें मिल जाए जिसमें से एक रेखा का समीकरण पता है। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि सर एक रेखा देगा, साथ में एक बिंदु दे दिया, कह दिया कि इसके जो तल है इसका पाद बिंदु है उसके निर्देशांक बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट बताने हैं आपको। ठीक है। अब देखो कि सर अगर आपको एक समीकरण ये वाली जो रेखा इसका समीकरण पता है, अगर तुम्हें इस रेखा का समीकरण पता चल जाए, अगर तुम्हें इस रेखा का समीकरण पता चल जाए तो बताओ ये जो बिंदु है इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बोले सर दोनों रेखाओं के समीकरणों को सोल्व कर लेंगे, दोनों समीकरणों को सोल्व करके x और y की जो वैल्यू आएगी वही तो प्रतिच्छेदन बिंदु आता है। आप बताओ एक रेखा ये है दूसरी रेखा ये है, अगर यहां से कोऑर्डिनेट x और y आते हैं तो कैसे आते हैं, दोनों रेखाओं के समीकरण को सोल्व करके x और y निकालते हैं, वही आते हैं जैसा भी आया था इससे पहले लंब के अंदर में, यही तो होता है। अब आप बताओ, बोले सर इन दोनों रेखाओं का समीकरण पता कर दो हमें कैसे भी, कि इस रेखा का समीकरण तो पता है, बस इसका रेखा का समीकरण पता कर लेते हैं, और जैसे ही इस रेखा का समीकरण आया तो आप तुरंत कह दोगे सर रेखा का समीकरण दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो। बोले सर इसका समीकरण कैसे निकालें, तो ये तो क्वेश्चन वही बन गया ना जो भी कर रहे थे कि सर एक रेखा ये है इसके ऊपर ये लंबवत है और ये बिंदु पता है किस बिंदु से होकर जा रही है, तो बताओ इस रेखा का समीकरण नहीं पता कर रहे थे कि अभी इससे पहले देखो यहां पर ये रेखा थी इसके ऊपर ये लंबवत है, तो इस लंबवत जो रेखा थी इसका समीकरण पता किया था अपन ने वाले का, बोलो किया कि नहीं। तो सेम वही बात यहां बन रही है, बोले सर एक रेखा का समीकरण ये तो पता है, इसकी ढाल पता है तो इसकी ढाल निकाल लेंगे, बिंदु पता है ही तो इस रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। ये बात तो फिर वही मिल गई जो लंब के अंदर मिल रही थी, बस यही तो चाहिए था, दोनों के इक्वेशन सोल्व करने के बाद ही तो पॉइंट मिल जाएगा, यही क्वेश्चन पूछता है, इसी का मतलब फुट ऑफ है कोऑर्डिनेट है। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, इस पे क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट 38 ऑन लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन समझिए हिंदी वाले कि भाई बिंदु 3 8 से रेखा x प्लस 3y बराबर 7 पर लंब के पाद के निर्देशांक बताइए, ये पूछा है।
हिंदी वाले लिख लीजिए इस बात को कि बिंदु 3 8 का, बिंदु 3 8 का रेखा x प्लस 3y बराबर 7 पर लंब के तल के यानी कि लंब के पाद के निर्देशांक बताइए। इस बिंदु के आपको निर्देशांक बताने हैं, कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। ठीक है, अब देखो करते हैं सोल्व इसको। आप बता दीजिए सबसे पहले तो इसका रफली डायग्राम बना रहा हूं ना। कभी तुम सोचो सर एग्जैक्ट ऐसे कैसे बन गया, एग्जैक्ट नहीं बना, रफली बना रहा हूं कि सर एक पॉइंट है 3 और 8, ये पॉइंट है 3 और 8 और एक रेखा है, और रेखा मान लेते हैं ये क्या है, x प्लस 3y बराबर 7। अब इस रेखा से इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला गया है, एक लंब डाला गया है। तो ये जो लंब का ये पाद बिंदु है, इसका जो फुट है, इसके निर्देशांक पूछा है। मान लेते हैं इसका बिंदु P है और इस बिंदु P के निर्देशांक आपसे पूछा है। ठीक है, ये जो तल होगा इसका फुट होगा, इसके निर्देशांक आपसे पूछा है। चलो एक बात बताओ, क्या आप इस रेखा की ढाल बता सकते हो? कौन सी की? इस वाली रेखा की। अच्छा ये लंबवत है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो आप कहोगे सर इस रेखा की ढाल तो बता देंगे। मैंने पूछा कैसे बता दोगे? बोले सर इसकी जो स्लोप होगी, जो ढाल होगी, वो मैंने पूछा कैसे बताओगे? तो आप कहोगे सर जब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होती है, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। याद आ रहा है? कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को कि सर x का गुणांक बटे y का गुणांक। चलो बताओ ढाल निकाले तो इसकी माइनस x का गुणांक, x के साथ तो 1 बैठा है और y के साथ कितना बैठा है, 3। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, इसकी ढाल तुम्हें पता है। अब आप बताइए इस रेखा के जब लंबवत रेखा है वो ये OP है, ये OP रेखा है, ये इस रेखा के लंबवत है। अब इस रेखा की ढाल तुम्हें पता है, तो क्या आप इस रेखा की ढाल मान लेते हैं m, तो क्या आप m की वैल्यू बता सकते हो? बोले सर ये तो वही बात फिर से बन गई ना जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। ये वाली बात कौन सी वाली, जो अपने पास ये वाली बात थी, सर इस रेखा की ढाल पता है, बोले इसके लंबवत ढाल पता करनी है। तो ये बात तो अपने को पता है। बोले सर अगर एक रेखा की ढाल पता है और उसका लंबवत दूसरी रेखा उसका ढाल चाहिए तो क्या करो? बोले सर इसका ढाल कितना है, -1/3 और इसी के लंबवत रेखा ही है, तो बताओ इसका ढाल क्या होगा? बोले सर इसका उल्टा कर दो, 1/3 का क्या कर दो, उल्टा। तो 3/1 यानी 3 होगा, और चिन्ह क्या कर दो, बदल दो। माइनस है तो प्लस हो जाता है, यहां प्लस होता तो यहां माइनस, तो यहां तो माइनस है तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। तो इस रेखा की ढाल होगी +3। बोलो हाँ यार, क्लियर? चलो बताओ अब इस रेखा की समीकरण बता दो भाई। इसकी समीकरण अगर बताना चाहो तो इसकी बताना क्या चाहो, बताना ही पड़ेगा अपने को ना, और आप बता सकते हो आप इसका। इस OP का समीकरण बताओ, इस OP की इक्वेशन क्या बनेगी? बोले सर ये जो OP रेखा ये 3 8 से होके गुजर रही है और इसकी ढाल पता है +3 है। तो बताओ एक ढाल पता है और बिंदु पता है, तो फिर समीकरण होता है y - y1 बराबर mx - x1। बोलो होता है कि नहीं? तो बता दो फिर आप। तो आप कहोगे सर y - y1, बोलो y1 की वैल्यू कितनी है? बोले सर 8 बराबर m यानी कि स्लोप कितनी है इसकी, इस रेखा की समीकरण बता रहे हैं अपन। तो इसकी समीकरण की स्लोप है 3 और x - x1 कितना है भाई, 3। बोलो हाँ यार। जैसे इसको सोल्व करो तो आप बताना भाई यहां से कि 3x को तो यही रहने देते हैं, 3x को ये रहने देते हैं, y को उधर लेके जाते हैं, माइनस का होगा तो क्या 3x - y होगा? बोलो हाँ यार ना। 3x - y हो चुका है। अब यहां से बताइए -8 को तो यही बैठे रहने दो और ये -3 को इधर लेके आओगे, प्लस का होगा। तो बताओ 3 - 8 कितना मिलेगा? तो बराबर में मिलेगा 3 - 8 यानी कि -5। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? यानी ये जो समीकरण आई है 3x - y बराबर -5, ये इस रेखा की समीकरण आई है और इस रेखा की समीकरण पहले से पता है, x + 3y बराबर 7। अब आप बता दो क्या अगर इन दोनों रेखाओं के समीकरण पता है, इस रेखा का समीकरण तो ये है, इसके लंबवत रेखा ये है, इसका समीकरण ये है, अगर दोनों समीकरणों को सोल्व करके, इन दोनों रेखाओं की समीकरणों को सोल्व करके जो x और y निकालेंगे वही तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बोलो हाँ या ना। तो इन दोनों को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू चाहिए, जो x और y की वैल्यू आएगी ना वही बिंदु P के निर्देशांक आएंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं यहीं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं तो दोनों रेखाओं के समीकरणों को सोल्व कर लो। क्लियर? चलो बता दो, दोनों को सोल्व करते हैं। एक रेखा तो ये, एक दूसरी है, चलो सोल्व कर लेते हैं भाई। आप बता दीजिए यहां से, आप बताइए यहां 3x - y है,
3x माइनस वाई है। चलो इसको और भी थोड़ा शॉर्ट बना दो, तो एक काम करो, इसको पूरा क्यों लिखते हो, क्यों सोल्व करते हो, यही सोल्व कर लेते हैं। एक रेखा का समीकरण ये है, दूसरा ये है, इन दोनों को सोल्व करते हैं। चलो बताओ क्या मिल गया, y माइनस 8 बराबर 3। आप बताइए ये x है, यहां से x की वैल्यू निकाल के रख दू, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 3y उधर जाके माइनस का होगा, तो बताओ x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, तो 3y माइनस का होगा, तो 7 माइनस 3y आएगी। और माइनस में कौन बैठा है, 3, बोलो हाँ। यहां से कौन मिलेगा, y। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ जिससे कि आसान बना पाओ। आप बताओ 7 माइनस 3 कितना होगा, बोले सर 4 होगा। 4 को 3 से गुणा करो 12, माइनस 8 इधर के प्लस का होगा, 12 और 8 20, ठीक है, बराबर में तो बैठ गया कौन, 20। 3 को माइनस 3y से करोगे माइनस 9y, इधर के प्लस का होगा, तो 9y प्लस 1y 10y बराबर 20 है, तो y बराबर कितना मिलेगा, 2। बोलो हाँ या ना। तो एक बार अगर ऑप्शन होते तो y बराबर पहले 2 देख लेते, कौन से ऑप्शन में। देखो अगर फिर भी डाउट हो तो मैं पूरा बता देता हूं। सर y माइनस 8 है, 3 गुना 7 माइनस 3 करोगे तो अंदर बचेगा 4 माइनस 3y। 3 को गुणा करो, 3 चौक 12 माइनस 9y, इधर बैठा है y माइनस 8, माइनस 9y इधर के प्लस का होगा, तो एक y पहले से बैठा है, 10y बराबर माइनस 8 प्लस का होगा, तो y बराबर कितना आएगा, 2। ठीक है, दूसरा आपने क्या चाहिए, x। चलो x बराबर बता दो, तो y की वैल्यू 2 यहां रख दो, 2 यहां रखो, 2 गुणा 3 कितना होगा, 6, 6 इधर आके माइनस का होगा, तो 7 माइनस 6 1, तो x बराबर 1। तो फिर बताओ फुट ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी फुट ऑफ कोऑर्डिनेट कौन सा था, जो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, यानी कोई लंबवत है उसका तल, तो उसका बिंदु कौन सा था, P। तो बताओ P के निर्देशांक क्या आएंगे, बोलो सर x निर्देशांक तो आएगा 1 और y निर्देशांक आएगा 2, और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई इतनी बात में किसको डाउट है, क्लियर हुआ। सेम उसी के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जितनी बातें पहले पढ़े थे विशेषकर लाइंस से शुरुआत हुई कि भाई परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, उनकी स्लोप क्या होती है, वो सारी बातें, उसके अलावा इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होती है, उन सारी बातों को करोगे ना, जब भी ये बातें पता चलेंगी। अगर तुम चाहोगे सर उसको तो पढ़े नहीं, सीधा हम तो यहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, फिर तो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सर ये कैसे कैसे कर रहे हो, स्लोप होती क्या है, यही पता नहीं चल पाएगा फिर तो। इसलिए पहले उन बातों को पढ़ना, उसके बाद यहां आना। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी की बेसिस पे, पढ़ो क्या कह रहा है। रेखा L पर बिंदु 2 माइनस 1 से डाले गए लंब के तल के निर्देशांक 1 3 है, तो उस रेखा का समीकरण बताओ। देखो इसमें तो क्या था, समीकरण देके ये बिंदु देके ये पूछा, अब उसमें क्या पूछ रहा है, दोनों बिंदु देके समीकरण पूछ लिया है यही, लेकिन समीकरण पूछ ले। देखो कि रेखा L पर, मान लीजिए एक रेखा L है, ये लो भाई रेखा L, इस पर बिंदु 2 माइनस 1 से डाले गए लंब, यानी कि जो लंब डाला गया है वो 2 माइनस 1 से लंब डाला गया है, और जो लंब डाला गया है तो मान लीजिए लंब ये कुछ इस तरीके से लंब बनाया गया है, ठीक है। तो जो लंब के जो तल होगा इसका फुट होगा, उसके कोऑर्डिनेट पता है सर 1 3 है, तो इस लंब का जो तल है वो तो ये है, मान लेते हैं पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो इसके जो निर्देशांक है वो कितने हैं भाई, 1 3। तो पूछा है कि इस रेखा L का समीकरण बताओ। बोले सर बता देंगे समीकरण, तो अब तो अगर फुट ऑफ कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो भी बता दोगे, सीधी सी बात है, पहले भी जान चुके हैं सारी बातें तो अपन। क्या आप इस रेखा की ढाल बता सकते हो, बोले सर बता देंगे। मैंने पूछा कैसे, बोले सर ये जो रेखा OP है ना, इसमें O के निर्देशांक भी पता है और P के निर्देशांक भी पता है, तो आप बताइए जब दो बिंदुओं के निर्देशांक पता होते हैं तो इस रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, बोले सर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्लियर। चलो बताओ इस रेखा की ढाल निकाल रहे हैं OP की, y2 माइनस y1, इसको मान लेते हैं x1 y1 है, इसको मान लेते हैं x2 y2। चलो y2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस y1 कितना है -1, तो क्या माइनस माइनस प्लस 1 होगा, बोलो हाँ या ना। डिवाइडेड बाई x2 कितना है 1, x2 कितना है भाई 1, माइनस x1 कितना है 2, तो ये लो भाई 1 माइनस 2। क्लियर। बताओ 3 रेख 4, 1 माइनस 2 करोगे तो कितना मिलेगा भाई -1, तो बताओ कितना मिलेगा, टोटली सोल्व करने से मिल जाएगा -4। बोलो भाई इतनी बात में किसी को डाउट हो तो। क्लियर। चलो फिर बता दो, अब आप इतना बता दो सर अगर इस रेखा की ढाल तुम्हें पता है, इस रेखा की ढाल पता है -4 है, अब आप इस रेखा L की ढाल बता सकते हो, स्लोप बता सकते हो, ढाल यानी प्रवणता यानी m,
तो आपको सर रेखा एल तो इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर है, देखो यहां पर ये लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और इस रेखा का ढाल पता है, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन है उसका ढाल चाहिए। तो एक ही माइंड में आया, बोले सर दोनों के ढालों का गुणनफल -1 होगा। तो -1 करना क्यों है, सीधा वही कहो कि सर यहां पर जो भी संख्या पहले आई है ना, इसकी ढाल कितनी आई थी 4/1, पहले तो इसका कर दो उल्टा, ये लो भाई 1/4, क्यों, क्योंकि लंबवत है रेखा ही है ना, अगर लंबवत रेखा है तो पहले तो उसका अपोजिट कर दो और साइन बदल दो। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए तो पहले पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर लाइंस में, ठीक है। तो आप बताइए 4/1 का उल्टा 1/4, ये माइनस है तो ये क्या रहेगा प्लस। अब बता दो इसे जो एल रेखा है इसकी ढाल पता है, बोले सर पता है 1/4 है। इस रेखा एल कौन से बिंदु से होकर जा रही है, बोले सर ये जो रेखा एल है इस बिंदु से होकर जा रही है, यानी 1 और 3 से। तो जब रेखा बिंदु 1, 3 से जा रही है, इसकी ढाल पता है, यानी ढाल पता है और बिंदु पता है, तो क्या इस रेखा की समीकरण बता सकते हो, बोले सर जब बिंदु पता हो, ढाल पता हो, स्लोप पता होता है, तो फिर फॉर्मूला y - y1 बराबर mx - x1, बोलो हाँ या होता है या नहीं, तो फिर बता दो कि सर समीकरण चाहिए तो y - y1, बोलो y1 कितना है, तो आपको सर ये रेखा कौन से बिंदु जा रही है 1, 3 से। अब ध्यान रखना x1 y1 इसको मत ले लेना गलती से भी, क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है इस बिंदु से नहीं जा रही, इस बिंदु से जा रही है, तो x1 y1 का काम ये निभाएगा। तो बताओ y1 कितना है 3 बराबर m यानी कि इस रेखा की ढाल कितनी है 1/4, फिर x - x1 कितना है, बोलो सर 1, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ। इस 4 को इधर गुणा कर दे, बताओ कितना आएगा 4y - 12 आएगा। चलो ये x - 1 इधर मिलेगा, तो x को तो यहीं रहने दो, ये 4y उसको उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का, क्लियर। 4 गुणा -3 माइनस का 12, इधर आके प्लस का 12 होगा, और 12 में से घटाओगे तो 11 बराबर 0, और यही क्वेश्चन में पूछा है। ये +11 को -11 कर दो, उधर ऑप्शन दे रखे हैं ना इसमें, तो ऑप्शन मैच कर लो भाई कौन सा आ रहा है, बराबर 0 लाना है, तो x - 4y + 11 एक ऑप्शन में है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन पूछा था, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक। देखो यहां 4 को पहले इसको गुणा कर दिया, तो ये मिल गया 4y - 12 और बराबर x - 1। ये 4y ये इधर से हटाओ, इधर लेके जाओगे माइनस का होगा, तो x - 4y, -12 इधर आके प्लस का होगा, तो 12 - 1 पहले से बैठा है, तो 12 - 1 प्लस का 11। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक। ये था भाई फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर, क्लियर। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट या फिर इमेज ऑफ ए पॉइंट, यानी कि किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब निकालना किसी रेखा में, यानी कि इमेज या फिर रिफ्लेक्शन कुछ भी कहे, यहां पर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, फिर इमेज बोल देते हैं ना, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, यानी कि किसी रेखा में यहां पर इमेज की जगह आप दोनों बातें लिख लेना, कभी कभी रिफ्लेक्शन भी दे देगा ना, रिफ्लेक्शन दे या फिर इमेज दे, दोनों का मतलब एक ही है ना, यानी कि इमेज का मतलब कोई भी बिंदु का किसी रेखा में इमेज बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी ना, इसके एक तरह से रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब उसके प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी रेखा में बिंदु का प्रतिबिंब, यानी कि उसका छाया चित्र है, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो कैसे बनेगा। देखो मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, मतलब ये है कि सर ये कोई रेखा है, ठीक है, रेखा है ax + by + c बराबर 0, यहां एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है। अब इस रेखा में जब इस रेखा के अकॉर्डिंग इस बिंदु को देखोगे तो ये बिंदु की लोकेशन यहां है। अब इस रेखा में इसका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब चाहिए, तो आप बताइए इसका प्रतिबिंब इस रेखा के नीचे की तरफ बनेगा, तो जितनी डिस्टेंस पे ये बिंदु है क्या रेखा से उसी डिस्टेंस पे नीचे प्रतिबिंब बनेगा क्या, तो ये बनेगा मान लेते हैं x2 y2, तो यही चाहिए अपने को, जितनी डिस्टेंस पे ये बिंदु है d डिस्टेंस पे, तो प्रतिबिंब भी इस रेखा से d डिस्टेंस पे ही बनेगा। और जब दूरी आएगी, सर दूरी की बात कर रहे हैं, जब d डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो दूरी तो ये परपेंडिकुलर होगी, बोलो होगी कि नहीं भाई। अगर इस बिंदु का प्रतिबिंब चाहिए आपको, अगर रिफ्लेक्शन चाहिए, तो बताओ इस बिंदु का इसके ऊपर 90 डिग्री बना के सीधा ही तो आएगा ना, ऐसा तो होगा नहीं बिंदु तो यहां है और प्रतिबिंब वहां बन रहा है, उसी की सीध में तो बनता है प्रतिबिंब भाई। जैसे मान लो आप वाटर इमेज करते हो रीजनिंग में, या फिर आप कोई भी मिरर इमेज करते हो, उसमें भी तो यही करते हो कि अगर मान लीजिए यहां पर ये मिरर रखा हुआ है,
इस तरीके से मिरर रखा हुआ है। अब आप यहां पर कहोगे सर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल इसके सीध में ही तो बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिंदु यहां है प्रतिबिंब यहां बन रहा है। आप कभी पानी में देखते हो नीचे, जब पानी में देखते हो तो अपने जो छाया चित्र होता है या फिर उसका अपना जो प्रतिबिंब दिखता है पानी के अंदर, वो जस्ट अपने सामने दिखता है। कभी भी ऐसा नहीं दिखता कि अपन तो यहां देख रहे हैं प्रतिबिंब वहां दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। बस यही बात यहां है कि सर जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बनेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार एसएससी सीजीएल के अंदर भी मेंस में पूछ चुका है क्वेश्चन भी, इस प्रतिबिंब वाली बात के ऊपर। इसको थोड़ा अच्छे समझ भी लेना भी, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर ये डी दूरी है, ये भी डी दूरी है, तो आप बताइए ये जो पॉइंट है ये तो इन दोनों का फिर मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। बोलो होगा कि नहीं। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, मान लिया एक्स वाई, अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि सर ये मध्य बिंदु होगा, मिड पॉइंट होगा, इसके निर्देशांक कितने हैं, मान लिया एक्स वाई। अब आप खुद बता दो, अगर आपको ये बिंदु पता है, ये बिंदु पता है, तो क्या ये निकाल सकते हो। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं, बोले सर कैसे निकाल लें। अरे भाई पता है, जब डिस्टेंस बराबर बराबर है तो ये मिड पॉइंट होगा। तो ये जो एक्स और वाई है ये कहां से आएगा, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करने से तो आता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला जब पढ़ रहे थे उसमें थर्ड पॉइंट यही था। यानी कि पहले इंटीरियर पढ़ा था, फिर एक्सटीरियर पढ़ा था, थर्ड पॉइंट पे मिड पॉइंट ही पढ़ा था कि मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे आते हैं। बोल सर दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो जैसे ही तुम्हें ये पता चल जाए तो फिर ये दोनों पता है, बोल सर एक बिंदु ये पता है, मध्य बिंदु पता है, तो ये निकाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब बात आती है सर ये कैसे निकाल ले, तो आप बताइए अगर जस्ट गलती से भी इसको हटा दिया जाए मान लो, तो क्या अब इस बिंदु के निर्देशांक नहीं बता सकते। बोलो सर कैसे बताएं, देखो मैं बताता हूं कैसे बताओगे। देखो ये रहा, आप बताइए ये रेखा है और इसके ऊपर ये लंब है, तो क्या इसका निर्देशांक नहीं बता सकते आप। अभी बताए इस क्वेश्चन में, उसके अलावा इस क्वेश्चन में ये निर्देशांक रहा, बोलो है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे, सीधी सीधी बात क्या है कि सर पहले तो परपेंडिकुलर निकालिए, कि सर पहले तो ये परपेंडिकुलर पर ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक निकाल लीजिए। इसका निर्देशांक निकालने के बाद ये मिड पॉइंट मानते हुए दूसरा बिंदु निकाल लो। क्लियर, यानी कि जो प्रतिबिंब है। अच्छा ये ध्यान रखिए कि अगर यहां पर रेखा की समीकरण ऐसे होती, x बराबर 7 y बराबर 3, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब रेखा कुछ इस तरीके से हो जो x और y के पैरेलल नहीं हो, तब आपको ये बात समझनी है। और जब x और y के पैरेलल होता है ना, फिर तो ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वहां कोऑर्डिनेट बनाओ, सीधा आंसर निकाल लो। और अभी तक क्वेश्चन भी पैरेलल से ही पूछा हुआ है, लेकिन कल ना ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको दे देता है, इक्वेशन में अगर उसकी इमेज पूछता है तब कैसे निकालें, तब ये फॉर्मूला ये बातें सारी इंप्लीमेंट करेंगे। यानी पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़े। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 विद रेस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 7 एज्यूमिंग द लाइन टू बी ए प्लेन मिरर। क्वेश्चन हिंदी में समझिए, हिंदी वाला समझना भाई क्या कह रहा है कि बिंदु 3 8 का रेखा x प्लस 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब बताइए, ये अज्यूम करते हुए कि रेखा एक प्लेन मिरर है, यानी एक कांच है। ये रेखा का काम ये है। तो भाई वही बात है ना सर, कांच में पर पानी में इमेज देखते हो तो बिल्कुल परपेंडिकुलर बनती है, जितनी डिस्टेंस ऊपर होती है लाइन से उतनी नीचे होती है। देखो इस क्वेश्चन करते हैं, आप बताइए यहां से कि सर एक पॉइंट है 3 8, एक पॉइंट है 3 और 8, इस पॉइंट का प्रतिबिंब बताना है किस रेखा में, इस रेखा में। और रेखा का समीकरण क्या है, x प्लस 3y बराबर 7। ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है। 3 8 वही तो है, सेम अभी थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे। चलो इसको देखते हैं अभी कि 3 8 का इस रेखा x प्लस 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब बताइए। आप बताओ इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां। तो ये 3 8 है, तो बताओ ये मान लो 5 मीटर दूरी पर है, तो 5 मीटर नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा इसका। ये मान लीजिए बिंदु P है, तो इसका जो प्रतिबिंब है इस रेखा में इसके जस्ट नीचे बनेगा। तो यहां अगर ये बिंदु P है तो इसी के सीध में आएगा, बिल्कुल इसी के सीध में आएगा। यहां पर मान लिया दूसरा बिंदु P डैश है। ये जो P है ना, इसका प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो कौन सा है, P डैश। और भाई इसका निर्देशांक मान लिया थोड़ी देर के लिए x और y। तो आपको ये निर्देशांक चाहिए x और y चाहिए। ठीक हुआ, बात समझ में आई इतनी। अब देखो आप बताओ कि सर यहां P है और ये जो P डैश, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये होगी। बोलो हाँ या ना। जब डिस्टेंस की बात आ रही है बिल्कुल सीध में होगा तो लंबवत भी होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट है O, ठीक है। अब आप बताओ अगर कोई रेखा है
उसके ऊपर कोई लंबी रेखा बनाई जाए और उसका तल है ये, इसका पाद बिंदु है, तल बिंदु है, यानी इसका परपेंडिकुलर का फुट है, तो इसके निर्देशांक बता सकते हो? बोले सर जब एक रेखा दे रखी है, एक रेखा लंबवत है, तो क्या इस बिंदु ओ के निर्देशांक बता सकते हो क्या? बोले सर अभी किया था, देखना भाई यहां से कौन सा क्वेश्चन था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में आया होगा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही था x + 3y = 7। आप बताओ ये कोई रेखा है x + 3y = 7, 3 8 से ये लंबवत है, तो बताओ इस बिंदु P के निर्देशांक अभी तो निकाला था, बिंदु P के निर्देशांक 1 2 आए थे, बोलो आए थे कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट रख दूं यहां पे कि सर इसके निर्देशांक कितने आएंगे, 1 और 2, यानी जो O है ना एक्चुअल में इसकी जगह 1 और 2 बैठा है। बताओ भाई इतनी बात में किसको डाउट? ये पता चल गया ना कैसे आए, जैसे अभी सोल्व कर रहे थे सेम उसी पैटर्न पे 1 और 2 आया, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही हो। क्लियर? अब देखो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए इस x और y। तो आप कहो सर ये जो O है ये P का मध्य बिंदु है, ये जो O है ये क्या है, P का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। क्या है भाई? मिड पॉइंट है। तो फिर आप बताओ अगर कोई दो बिंदु x1 y1 है और एक x2 y2, अगर यहां इसका मध्य बिंदु चाहिए तो इसका x निर्देशांक चाहिए, तो क्या करते हैं? बोले सर x वालों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, y वाला चाहिए तो y1 + y2 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। बोलो यही करते हैं अपन कि सर जब x वाला चाहिए तो दोनों x वालों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, और y वाला चाहिए तो y वालों को जोड़ करके 2 का भाग कर दो। बोलो यही करना होता है। चलो आप बताइए फिर ये जो O का निर्देशांक आया 1, ये O है P का मध्य बिंदु है, तो ये 1 कैसे आया होगा? तो आपको सर x निर्देशांक है ना, बोले सर इनके x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे तब 1 आएगा। तो बताओ किस किस को जोड़ के 2 का भाग करेंगे? सर 3 प्लस इसका x निर्देशांक क्या है, x, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे तभी तो x निर्देशांक 1 आया होगा। बोलो हाँ या ना? फिर बोले सर y निर्देशांक कैसे आया? बोले सर y निर्देशांक इसका 2 है, ये जो 2 आया ये कैसे आया? बोले सर y निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग किया होगा, तो इसका y निर्देशांक 8 है प्लस इसका y निर्देशांक y है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं तब मध्य बिंदु का y निर्देशांक मिलेगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? चलो यहां से सोल्व कर लेते हैं। 2 को इधर भेजोगे 2 मिलेगा, 3 उधर जाके माइनस का मिलेगा, तो x बराबर कितना आएगा? 2 - 3 यानी -1। भाई 2 × 1 2 मिलेगा, 3 को माइनस कर दो, 2 - 3 कितना? -1। यहां बताओ 2 × 2 4, ये 4 इधर बैठा है, 8 + y इधर बैठा है, तो 8 को इधर ले आओ, माइनस का होगा ना, तो 4 - 8 कितना मिलेगा? तो -4, यानी x की वैल्यू मिल गई -1 और y की वैल्यू मिल गई -4। तो जो बिंदु है, ये जो इमेज है, इसका निर्देशांक क्या होगा? बोले सर x निर्देशांक होगा -1 और y निर्देशांक होगा -4। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। बोलो भाई किसको दिक्कत है? यह है आपको प्रतिबिंब निकालना। यहां लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है। हाँ अगर x और y के पैरेलल होते ना तब बात अलग होती, तब तो और भी आसान बन जाता क्वेश्चन। लेकिन जब x और y के पैरेलल की बात नहीं कर रहा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा है, ax + by + c = 0 के टर्म में दिया है। क्लियर हुआ? यहां से हो सकता है आपको इन तीनों चारों बातों में कुछ भी दे लेनी, फोटो ऑफ परपेंडिकुलर और ये जो प्रतिबिंब बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात करें, दोनों एक तरह से सिमिलर ही है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, करिए इसका आंसर क्या होगा कि सर बिंदु P है 2 1, बिंदु Q 4 3 का प्रतिबिंब है, यानी एक बिंदु Q है उसका प्रतिबिंब पता है, Q कितना है? 2 1, ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब है वो बिंदु P है, जो P के निर्देशांक है 2 1। अच्छा Q के कितने हैं? 4 और 3, Q के निर्देशांक है 4 3 और P के निर्देशांक है 2 1। ये जो P बिंदु है ना, ये Q का प्रतिबिंब है, यानी जो ये P बना है ना, इस Q का प्रतिबिंब है। तो ये बोल रहा है कि वह रेखा होगी, यानी किस रेखा में प्रतिबिंब है, यानी कि ये पूछा है कि इसका प्रतिबिंब है जो किस रेखा में है। मान लेते हैं रेखा ये है L, तो इस रेखा L के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सर ये जो रेखा L होगी, ये जो रेखा L है, इस L का समीकरण बताना है कि इस किस रेखा में प्रतिबिंब है। इससे पहले क्या था? प्रतिबिंब पूछा था, रेखा दे रखी थी, इसमें प्रतिबिंब देकर के रेखा पूछ लिया, जस्ट अपोजिट कर दिया है। देखो दोनों तीनों बातों को इंटरकनेक्ट करके चलो, जिससे कि डाउट भी क्लियर होते जाएंगे आपके और क्वेश्चन भी आसानी से होगा, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन सेम उसी फोटो परपेंडिकुलर पे, उसमें भी क्या था, एक ऐसा क्वेश्चन है ना उसी के बेसिस पे।
आप एक बात बताइए, Q से ये P को मिला दें तो एक बात तो पता है सर, अगर ये प्रतिबिंब है तो ये दोनों भुजाएं जो भी होंगी दोनों दूरी बराबर बराबर होंगी। ये मान लेते हैं पॉइंट है O। तो आप बताइए जो पॉइंट O है ये तो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो क्या O के निर्देशांक बता सकते हो? बोले सर बता देंगे। मैंने पूछा कैसे? बोले सर O का निर्देशांक कैसे आएगा? तो बताओ, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। X वाला चाहिए तो X वालों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, और Y वाला चाहिए Y वालों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। X वालों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 4 2 6, 6 में 2 का भाग दो 3। भाई X वाला यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 को जोड़ के 2 का भाग दे दो। Y वाला है 3 है, Y वाला यहाँ 1 है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, कितना मिलेगा? 2। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब तुम एक बात बताओ, अगर इसको हटा दूं, चलो एक बार हटा के देख देता हूं। जैसे इसको हटा दिया तो अब बताओ ये क्वेश्चन वही नहीं बन गया जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में इक्वेशन बता रहे थे? ये क्वेश्चन तो वही तो बन गया कि सर यहां ये बिंदु है, इसका लंबवत ये है, इसका निर्देशांक पता है, तो इसका समीकरण बताओ। ये क्वेश्चन अभी किया थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बाकी इसमें तो आपको प्रतिबिंब दिया हुआ था, यहां पर मान लेते हैं प्रतिबिंब P था ना 2 1। अब आप बताओ वही क्वेश्चन बन गया, तो बोलो सर क्या करें? देखो, क्या आप इस रेखा की स्लोप बता सकते हो? बोलो सर इस रेखा की जो स्लोप आएगी, ढाल आएगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 करो भाई, 3 माइनस 2 कितना मिलेगा? 1 बटे x2 माइनस x1, 4 माइनस 3 कितना आएगा? 1। बताओ इसका जो स्लोप है वो 1 आया है, तो क्या इसके लंबवत, देखो ये OQ का स्लोप है 1, तो क्या ये जो रेखा है OL, ये जो रेखा बन रही है, क्या इसकी ढाल बता सकते हो? बोलो सर ये जो रेखा OL है ये इसके लंबवत है, बोलो है कि नहीं है? और जैसे ही पता चला सर लंबवत है तो इसकी ढाल क्या करें? बोलो सर जब लंबवत होती है दो रेखाएं तो उनकी जो ढाल होती है, उनकी प्रवणता होती है, उनकी स्लोप होती है, उनका प्रोडक्ट 1 होता है, गुणनफल -1 होता है, सॉरी 1 नहीं -1 होता है। या फिर डायरेक्ट करें तो बोले सर इसकी लंबवत रेखा कितनी थी? 1, इसकी ढाल 1 है। अगर इसके लंबवत दूसरी इस रेखा की ढाल चाहिए तो क्या करो? इसका उल्टा कर दो। बोलो 1/1 का उल्टा तो 1 ही होगा। चिन्ह यहां प्लस का है तो यहां किसका कर दो भाई? माइनस का। क्लियर? चलो बताओ, अब इस रेखा की समीकरण चाहिए, ये वाली जो रेखा है इसकी समीकरण चाहिए आपको, इसकी इक्वेशन चाहिए। बोले सर अब तो बता देंगे। मैंने पूछा कैसे? बोले सर एक बिंदु, कौन से बिंदु से होकर जा रही है ये रेखा इस बिंदु से जा रही है, यानी 3 2 से। एक बिंदु दे रखा है और इसकी ढाल पता है, तो फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। बताओ हाँ या ना? तो बोलो भाई y माइनस y1 कितना है? बोलो सर 2 है, यानी कि 3 2 से होकर गुजर रही है वैल्यू। ये जो रेखा है ये 3 2 से होकर गुजर रही है, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है अब तुम्हें, सिर्फ इसे एक बिंदु से मतलब है भाई। हाँ अगर ऐसा होता यहां एक बिंदु होता 4 और 5 तो फिर कोई सा बिंदु ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो बताओ y माइनस y1 बराबर m कितना है? -1। फिर x माइनस x1 कितना है? बोलो सर 3 है। बोलो हाँ या ना? चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब आप बताइए, -1 को x से गुणा करोगे तो -x इधर आके किसका होगा? प्लस का। यहाँ प्लस का y पहले से बैठा है, बराबर 0 दर्शाना है ना, 0 1 5 आ रहा है तो बराबर वैल्यू लेके जाते हैं। ये लो भाई बराबर, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3 गुणा 1 3, -2 उधर के प्लस का होगा तो 3 और 2 5, तो जो समीकरण आएगी वो आ जाएगी x प्लस y बराबर 5। और यही क्वेश्चन पूछा है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? x प्लस y बराबर 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। बोलो भाई इतनी बात में किसको डाउट है? क्लियर हुआ यहां तक? यानी कि अगर आपसे प्रतिबिंब पूछ लेता है किसी क्वेश्चन में, तो प्रतिबिंब यानी कि कोई भी रिफ्लेक्शन अगर पूछ लेता है या फिर समीकरण पूछ लेता है तो उसका मतलब ये था। क्लियर हुआ? अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर हो रेखाएं तब तो फिर नॉर्मल सी बात है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन ये, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P 2 5 इन x इज इक्वल टू -7। अब देखो इसकी जगह पहले क्या था, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 4, ऐसे समीकरण थी x और y के टर्म में, लेकिन यहां x है या फिर y हो, यानी या तो x है तो y के समांतर और अगर y है तो x के समांतर। लेकिन इससे पहले जो रेखा कर रहे थे, इसके पहले जो समीकरण कर रहे थे, इसमें जो रेखा की समीकरण x और y दोनों के टर्म में थी। ठीक है, तो वहां तो अपने को पूरी प्रोसेस करनी है, लेकिन जब x अक्ष और y अक्ष के समांतर आती है तब नॉर्मल सी बात है, उसको समझिए। देखो भाई बातें तो फिर भी वही होंगी, लेकिन वो इक्वेशन वगैरह सोल्व करने की ये जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। बोल सर लंबवत आएगा तो बिंदु कहां आएगा? ठीक है, देखो हिंदी वाले समझिए क्या कह रहा है। हिंदी वाले भाई गौर करना, यहां पर ये कह रहा है कि बिंदु
बिंदु कौन सा है P, 2, 5 का रेखा x बराबर -7 में प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब बताइए, ये पूछा है। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं। अब आप खुद बता दीजिए कि सर ये कौन सा अक्ष है, बोले सर ये तो y अक्ष है। चलो फिर इतना और बता दो, ये कौन सा अक्ष है, बोले सर x अक्ष है। ये तो x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है भाई, y अक्ष है। x बराबर -7 है। आप बताओ जब x की वैल्यू होती है तो किसके समांतर, y के समांतर। फिर कोई कहे सर यहां तो दिया है पैरेलल टू y अक्ष, यानी y अक्ष के समांतर। कल ने हो सकता है आपको ये बात नहीं दे, क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, पहले से पता है, क्योंकि अपन बात कर चुके हैं कि जब x बराबर 1 का समीकरण और y बराबर 1 का समीकरण बता रहा था, तब आपको ये सारी बातें डिस्कस कर चुके थे अपन वहां से। तो आपको पता भी होना चाहिए कि सर जब x की वैल्यू देता है तो किसके समांतर आएगी रेखा, y के समांतर। और अगर यहां y देता तो किसके समांतर आती, x के। यहां x बराबर -7 है तो ये तो श्योर है सर y अक्ष के समांतर रेखा आएगी कि ऐसे खड़ी हुई। अब आएगी कहां पर, x बराबर -7 पर। अब आप बताओ ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो -7 उधर आएगा या फिर इधर आएगा, तो बोलो सर इधर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं। अगर इधर आएगा तो थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं फिर कि सर x बराबर -7 है, जो इस तरफ आएगा तो थोड़ी सी जगह और बना लेते हैं। कैसे, देखो ये मान लीजिए ये इस तरीके से था, ये बिंदु था, और x बराबर -7 ये x अक्ष है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पहले से, ये y अक्ष है। चलो x बराबर -7 है, इधर आएगा -7 मान लेते हैं, यहां है तो y अक्ष के समांतर रेखा आएगी, -7 से होके गुजरेगी। तो बताइए जो इस रेखा का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्या बोलो हाँ या ना। और ये जो ग्राफ है ये कौन सा है, x बराबर -7। ठीक है, अब एक बिंदु है 2 और 5। चलो 2, 5 कहां आएगा, या तो इस रेखा के इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, दो ही जगह हो सकता है। तो बताइए यहां -7 है x की वैल्यू, जो बिंदु है उसमें x की वैल्यू 2 है। तो आप बताइए x की वैल्यू अगर 2 है तो इस बिंदु से यानी कि मूल बिंदु से भी आगे जाएगा। तो ये मान लिया बिंदु 2 और 5, x पर 2 और y पर 5, लगभग यहां मान लिया। देखो x अक्ष पर तो प्लस का 2 यहां आएगा और y अक्ष पर प्लस का 5 लगभग यहां आएगा। तो ये बिंदु लगभग कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, कहीं भी मान लो भाई। ये मान लिया 2 और 5, ठीक है। और इसके निर्देशांक क्या है, P बिंदु था, इसके निर्देशांक 2, 5 है। अब समझो ये जो बिंदु P है ना, इसका प्रतिबिंब पूछा है। इसका प्रतिबिंब किस रेखा में, इस रेखा में। चलो बताओ इसका प्रतिबिंब यानी इस बिंदु P का इस रेखा में, ध्यान रखना रेखा ये वाली है, उस बिंदु P का इस रेखा में प्रतिबिंब पूछा है। प्रतिबिंब तो इस तरफ आएगा, बोलो हाँ या ना। इस तरफ मान लेते हैं प्रतिबिंब यहां आ गया P डैश, क्लियर। अब देखो जितना डिस्टेंस इसकी यहां से यहां तक होगी, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक होगी, क्या उतनी ही डिस्टेंस आगे इस प्रतिबिंब की होगी, क्या बोलो हाँ या ना। दिखने में हालांकि नहीं लग रही, लेकिन होती तो है ना। प्रतिबिंब जितनी डिस्टेंस ऊपर होता है उतनी डिस्टेंस नीचे बनेगा रेखा से। ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये होगी, बोलो होगी कि नहीं। अब आप बताइए यहां y निर्देशांक कितना है, बोलो सर 5 है। y निर्देशांक मतलब किसकी दूरी, x अक्ष से दूरी। तो क्या इस x अक्ष से दूरी 5 है ये, बोलो हाँ या ना। तो ये दूरी अगर 5 है तो बताओ ये दूरी भी 5 होगी, ये दूरी भी 5 होगी, तो ये दूरी 5 होगी। और अगर ये दूरी 5 होगी तो इसका y निर्देशांक है वो तो पता है सर 5 ही आने वाला है। इसका जो y निर्देशांक इस बिंदु का वो तो 5 ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहां पर y मतलब x अक्ष से दूरी, अगर ये दूरी 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, तो ये भी 5 होगी। तो इस बिंदु P डैश की x अक्ष से दूरी जो होगी वो 5 होगी, तो y निर्देशांक होगा ही। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि सर अगर y अक्ष के समांतर रेखा होती है तो y निर्देशांक चेंज नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट ध्यान रखना चाहते हो तो क्या कहोगे कि सर अगर कोई बिंदु का y अक्ष के समांतर रेखा में प्रतिबिंब चाहिए तो y निर्देशांक नहीं बदलता, और जब x अक्ष के समांतर होती है तब x निर्देशांक नहीं बदलता है। क्लियर हुआ। अब देखो बोले सर y अक्ष तो आ गया, y निर्देशांक आ गया, अब चाहिए क्या, x निर्देशांक। चलो एक बात बताओ, क्या आप यहां से यहां तक की दूरी बता सकते हो ये। तो आप कहोगे सर ये मूल बिंदु था 0, 0, ये कितना था -7। तो बताओ यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 7 है क्या, प्लस का। दूरी तो प्लस की होगी ना, वैसे कोऑर्डिनेट माइनस का है लेकिन दूरी तो प्लस की 7 होगी। तो क्या ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, 7।
बोलो हाँ या ना। चलो ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, बोलो सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी कि y अक्ष है ये, तो y अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है, x निर्देशांक यानी 2, तो क्या ये दूरी 2 है क्या, बोलो हाँ या ना। अगर ये 7 और ये 2 है तो बताओ ये टोटल कितनी दूरी हो गई, बोले सर ये टोटल दूरी हो चुकी है 9, यानी कि 9 यूनिट दूरी पर यहां बिंदु है। अगर ये बिंदु इस रेखा से 9 यूनिट दूरी पर है तो आप बताइए क्या ये दूरी भी 9 ही होगी क्या, बोलो हाँ या ना। क्योंकि जो प्रतिबिंब है उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा जितनी डिस्टेंस पर वो मेन बिंदु रखा हुआ है। तो अगर ये मेन बिंदु P था, ये इस रेखा से 9 यूनिट दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 9 यूनिट दूरी पर ही बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब कोई तुरंत क्या करेंगे, जल्दीबाजी में कर देंगे, बोले सर ये रख दो 9, लेकिन नहीं, क्यों, देखो अपने को इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए। चलो इस बिंदु का y निर्देशांक तो पता है सर 5 है, x निर्देशांक चाहिए, x निर्देशांक का मतलब किससे दूरी, y अक्ष से। चलो बताओ इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये वाला है कि ये वाला है, बोले सर y अक्ष तो ये है, तो बताओ y अक्ष से दूरी यानी कि ये दूरी चाहिए अपने को। चलो ये टोटल दूरी कितनी है, बोले सर ये कितनी है 9, ये 9 है और ये 7 है, 9 और 7 है 16, तो क्या ये टोटल दूरी 16 है, बताओ 16 है तो इधर x 16 माइनस होगा प्लस होगा, बोले सर माइनस का होगा x क्योंकि इधर आ रहे हैं, तो बताओ x निर्देशांक कितना जाएगा माइनस का 16, तो जो प्रतिबिंब होगा उसका निर्देशांक है माइनस 16 और 5। ये क्वेश्चन पूछा था, बताओ भाई किसको डाउट है, क्लियर हुआ। यानी कि मेन बात इसमें बस ये डिस्टेंस थी, इसको मेंटेन करना था सर, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। यहां सबसे अच्छी बात क्या है कि डिस्टेंस वगैरह सब कुछ इन्हीं निर्देशांकों में रखी हुई है, इन निर्देशांकों में ही रखी हुई है। हाँ, दो बातें आप याद रख सकते हो कि जब रेखा y अक्ष के समांतर है, जब रेखा y अक्ष के समांतर है, अगर रेखा y अक्ष के पैरेलल है तो कोण नहीं बदलता, y निर्देशांक नहीं बदलता। जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो पहला पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट है वो नहीं बदलता है, y कोऑर्डिनेट है वो नहीं बदलता है, यानी y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट कि जब रेखा किसके समांतर हो, x अक्ष के समांतर है, जब रेखा x अक्ष के पैरेलल होती है, समांतर है, तो भाई कोण चेंज नहीं होगा, तो फिर x निर्देशांक चेंज नहीं होता है, x निर्देशांक नहीं बदलता है। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी की बेसिस पे, आइए नेक्स्ट। आप खुद एक बार वीडियो पॉज करके खुद डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करो, एक बार खुद करोगे गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा देखोगे तो अगली बार गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, इसलिए आप खुद ट्राई करो एक बार। देखो ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी वाले सुनना, कि बिंदु P, हिंदी वाले देख लेना भाई, कि बिंदु P 3 7 यानी कि ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P 3 7 इन y इज इक्वल टू 2, यानी बिंदु P 3 7 का रेखा y बराबर 2 में प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो गौर करना भाई, फिर से ये कौन सा अक्ष है, बोले सर y अक्ष, सॉरी x अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है भाई, x अक्ष है ये वाला, ये कौन सा अक्ष मान लिया, y अक्ष है, ये तो y अक्ष है और ये x अक्ष है, ठीक है। अब बताओ y बराबर 2 है, इसका ग्राफ कहां बनेगा, बोले सर y की वैल्यू है ना, तो किसके समांतर, x अक्ष के समांतर। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया है पैरेलल टू x अक्ष, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर y की वैल्यू दिया है मतलब x अक्ष के समांतर। चलो बताओ x अक्ष के समांतर एक रेखा बना लो, बोले सर कहां बनाए, तो x अक्ष के समांतर x अक्ष ये है तो रेखा कुछ इस तरीके से आएगी, लेकिन आएगी कहां पर, y बराबर 2 पर, प्लस का है, तो बताओ y बराबर प्लस का 2 मूल बिंदु से ऊपर आएगा, y बराबर प्लस का 2 यहां आएगा, ये लो भाई प्लस का 2, यानी जो रेखा बनेगी उसका जो समीकरण है y बराबर 2, उसकी लाइन ये है, ठीक है। चलो दूसरी बात कि सर अब इसमें प्रतिबिंब बताना है, उसका रिफ्लेक्शन बताना है, तो आप बताओ पॉइंट कहां हो सकता है, बोले सर या तो इस रेखा से ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। अब बताओ पॉइंट कौन सा था, 3 और 7, इसको रखते टाइम ध्यान रखना बनेगा कहां, x तो 3 है, x की तो दिक्कत भी नहीं है क्योंकि अगर x अक्ष के समांतर होती है तो x निर्देशांक तो बदलेगा भी नहीं, y की दिक्कत है, y को देख के रखना भाई, जैसे उसमें x की दिक्कत है x को देख के रखा था। चलो बताओ y कितना है, 7 है, अब आप बताओ y 7 है तो बताओ y बराबर 7 कहां आएगा, इस रेखा से ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा, बोलो सर ये तो y बराबर 2 ही है,
7 चाहिए तो इससे तो ऊपर आएगा। अच्छा x पॉजिटिव है तो ये तो श्योर है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो मान लेते हैं इससे तो ऊपर आएगा, फर्स्ट में आएगा तो यहां मान लो। अब चाहे कहीं भी मान लो, यहां पे कहीं भी मान लो, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, एग्जैक्ट थोड़ी अपने पास ही। तो ये मान लिया भाई 3 और 7, ये मान लिया पॉइंट P है। अब इसका प्रतिबिंब चाहिए इस रेखा में, कौन सी में, ये जो डैश डैश करके रेखा बनाई है इसमें। चलो बता दो, आप बता दीजिए। इसका जो प्रतिबिंब है मान लेते हैं ये बन गए यहां पर P डैश। अपने को नहीं पता प्लस में बनेगा माइनस में बनेगा, नहीं पता, अपन तो एक आइडिया ले रहे हैं, क्या पता इसका प्रतिबिंब यही बन जाए, अपने को नहीं पता, वो तो अपन अभी निकाल लेंगे जब पता चलेगा, आइडिया ले लिया। अब आप बताइए यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी कि इस बिंदु की इस रेखा से जो दूरी है, क्या उतनी ही दूरी यहां से आगे इस बिंदु तक होगी क्या, बोलो हाँ या ना। दूसरा, यहां x निर्देशांक बदलेगा क्या, नहीं, यहां x निर्देशांक 3 है तो इसका भी x निर्देशांक कितना होगा, 3। क्यों, अभी जो बात बता रहा था उसी के अकॉर्डिंग। x निर्देशांक यानी y अक्ष से दूरी, अगर ये y अक्ष से दूरी, अगर ये y अक्ष से मतलब यहां से यहां तक की दूरी 3 है तो ये दूरी भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, तो ये दूरी भी 3 होगी। और y अक्ष से दूरी का मतलब है x निर्देशांक, तो ये दूरी भी 3 है तो x निर्देशांक तो कितना आ गया, 3। क्लियर। अब देखो, अब आप बताइए कि सर यहां से ये जो रेड कलर वाला है इसकी ये दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है y बराबर 2 का, इससे ऊपर यहां पर है 7, ये 2 है और ये 7 है, यानी कि 7 कहां से कहां तक है, टोटल यहां देखो y निर्देशांक का मतलब x अक्ष से दूरी, चलो x अक्ष से दूरी यानी कि ये यहां से यहां तक की टोटल दूरी है वो 7 है, क्या बोलो हाँ या ना। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, सिर्फ ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, बोलो सर ये तो 2 है, बोलो है कि नहीं है। तो चलो ये वाली दूरी कितनी बच गई, बोले सर ये 7 है, ये 2 है, तो ये जो दूरी बच गई है ये बच गई 5, बोलो हाँ या ना। इस रेखा से इस बिंदु की दूरी 5 यूनिट है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पे, ये दूरी भी कितनी होगी, बोले सर ये दूरी भी 5 ही होगी, बोलो हाँ या ना। अब आप बताओ ये 5 है तो ये दूरी कितनी है, बोले सर ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कितनी है, 2। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कितनी है, बोले सर 2 है। अब आप बताओ ये 2 है, ये टोटल कितनी है यहां से यहां तक, 5 है। अब बता दीजिए ये पूरी 5 है, ये 2 है, तो ये नीचे वाली ये डिस्टेंस कितनी बच गई, बोले सर ये डिस्टेंस बच गई 3, बोलो हाँ या ना। अपने को इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए, x निर्देशांक पता है, कौन सा चाहिए, y निर्देशांक। y निर्देशांक मतलब x अक्ष से दूरी, बोलो x अक्ष तो यही है, तो x अक्ष अगर यही है तो इससे दूरी जो होगी ये x अक्ष है, तो बताओ इस बिंदु की x अक्ष से यानी कि यहां से दूरी कितनी है, बोले सर दूरी तो ये है, और ये दूरी कितनी है, 3, तो क्या निर्देशांक 3 ही होगा। लेकिन होगा कौन सा, प्लस में या माइनस में, बोले सर ये तो नीचे आ चुके हैं, x अक्ष से नीचे की तरफ आए हैं, और नीचे की तरफ y क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो इसका निर्देशांक बनेगा 3 - 3। बोलो भाई बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ यहां तक। ये था भाई रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ये था भाई रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी किसी बिंदु का बिंदुपथ। लास्ट हेडिंग है अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी किसी बिंदु का बिंदुपथ, यानी किसी बिंदु का बिंदुपथ। यानी कि अगर बिंदुपथ क्या होता है, पहले तो ये समझो एक बार छोटी सी बात को, कि अगर मान लीजिए जैसे एक सर्किल की परिभाषा समझाता हूं आपको। सर्किल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, कि अगर कोई समतल है उसमें एक बिंदु है, यहां से एक निश्चित दूरी ले लिया r। अब इस r दूरी पर चारों तरफ जितने बिंदु है ना, सारे जितने बिंदु है, उन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो वृत्त होता है। इन सबको मिलाने से जो रेखा बन रही है, मिलाने से जो आकृति बन रही है, वो कहलाता है वृत्त। तो ये जितने बिंदु मिले थे ना, वो सारे बिंदु एक इक्वी डिस्टेंस पे थे, और उनका बिंदुपथ यानी सबको मिला दी एक तरह से। बात समझ में आई। यही बात यहां है कि अगर किसी बिंदु का बिंदुपथ यानी कोई एक पॉइंट ऐसा है जो मूविंग कंडीशन में है, तो अगर मूविंग कंडीशन में हो तो किस आकृति में डिजाइन हो रहा है, वो एक उसका बिंदुपथ होता है, जब मूविंग कंडीशंस वाले सभी पॉइंट्स को मीट कर दिया जाए तो। क्लियर। अब देखो कि सर जैसे मान लीजिए कोई भी बिंदु है, जैसे मान लो एक 2 बिंदु है यहां पर और एक यहां। अब ये कह देता है कि भाई एक तीसरा बिंदु है, इससे इक्वी डिस्टेंस पे यानी इक्वल दूरी है, ये बिंदु P है जो A और B से बराबर दूरी पर है।
तो ए से बराबर दूरी पर है तो एपी बराबर बीपी होगा। कल ने हो सकता है यहां पर ऐसा भी तो हो जाए ना कि ये बिंदु पी यहां ना होकर के यहां हो जाए, तो यहां पर ये दूरी बराबर हो जाए, बस दूरी बराबर होनी चाहिए, कंडीशन तो यही है। उसके अलावा हो सकता है पी बिंदु कल ने यहां से हट करके यहां आ जाए, ए और बी बिंदु पी यहां पर आ जाए। अब बताओ ये दूरी बराबर हो जाए, ये दोनों दूरी बराबर हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग होगी ये। तो इसी तरीके से कल ने ये बिंदु ए और बी है, ये पी है, यहां आ जाए मान लो, तो ये जो P है ये मूविंग कंडीशन पहले यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो इन सभी को मीट कर दिए जाए ना, तो उनका जो बिंदु पथ बनेगा उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन आपसे पूछ सकता है। हालांकि ऐसी क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बन जाए तो उसका आंसर क्या होगा, उसी की बात कर रहे हैं अपन, उसके लोकस की, उसके बिंदु पथ की। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, मुश्किल नहीं है इसका आंसर, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं इसमें। देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सो दैट द join of -5 1 and 3 2 subtends a right angle at the moving point। हिंदी वाले समझना कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी बिंदु का बिंदु पथ बताइए। इससे जो इस प्रकार है कि भाई -5 1 और 3 2 को जोड़ने वाली रेखा उस मूविंग पॉइंट पर, उस बिंदु पर जो मूविंग कंडीशन में है, उस बिंदु पर कितने डिग्री कोण बनाती है, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। वापस समझिए हिंदी वाले कि दो बिंदु है -5 और 1 और दूसरा है 3 2, इससे एक पॉइंट है जो मूविंग कंडीशन में, वो बिंदु P है। अब ये P है ना, यहां फिक्स नहीं है, ये यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों हैं जो इस बिंदु P पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी सबटेंड्स ए राइट एंगल एट ए मूविंग पॉइंट, यानी इस मूविंग पॉइंट बिंदु P पर ये 90 डिग्री कोण बनाती है। तो इस बिंदु P का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा, या फिर कहें कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये बात आपसे पूछ रहा है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब समझिए इसको, क्वेश्चन को करेंगे कैसे, अलग कुछ नहीं करना, जो आपको पता है बस उसी में, उसी को यूज करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे भाई। देखो भाई यहां से क्या कह रहा है कि दो बिंदु है, मान लीजिए पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये है। पहला पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है -5 और 1, दूसरा बिंदु है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3 और 2। एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट मान लिया यहां पर P है, मूविंग पॉइंट जो है वो कौन सा है, P, और इसके निर्देशांक मान लिया क्या है, x और y। ठीक है, वैसे निर्देशांक h के वगैरह मान लो, लेकिन लास्ट में उसको फिर x और y में कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन के रूप में। मान लीजिए चलो h और k मान लेते हैं, लास्ट में उसको x और y में कन्वर्ट करना होगा, बस उसमें x और y रख देना h और k की जगह। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो बिंदु a और b है ये इस P पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री राइट एंगल। बस जैसे ही 90 डिग्री बोला ना, तो आपको एक बात क्लिक कर जानी चाहिए माइंड में कि सर अगर इसको मिला दें तो बताओ ये तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो इसका हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। और जब इसमें हाइपोटेनियस की बात कर रहे हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन गया, तो पाइथागोरस लगा दे। पाइथागोरस लगाएं तो बताओ क्या मिलेगा, बोलो सर लंब स्क्वायर, यानी कि PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण क्या है? AB का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? जो कंडीशन जैसी गिवन है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी बातें होंगी, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 90 डिग्री बनाए। क्लियर? अब देखो चलो बताओ, PA स्क्वायर यानी P से A तक की दूरी बतानी है। क्या करो? बोले सर x वाले में x वाला घटा दो और y वाले में y वाला। h में से -5 घटाएं तो बताओ माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर होगा क्या? प्लस y वाले में y वाला घटाएं तो k में से कितना घटा देंगे? 1, तो ये मिलेगा k -1 का स्क्वायर। क्लियर? प्लस अच्छा इसका रूट आता है, लेकिन यहां रूट नहीं आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा यहां से। चलो P से B तक की दूरी बताओ आप। बोले सर PB यानी P से B तक की ये दूरी पूछा है। चलो बताओ P से B तक की दूरी का स्क्वायर करना तो रूट हट जाएगा। बोलो x वाले में x वाला घटाओगे तो बताओ क्या मिलेगा? h -3 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? प्लस दूसरा y वाले में y वाला घटाओगे तो मिलेगा k -2 का स्क्वायर। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ? उसके बाद आप बता दीजिए बराबर AB स्क्वायर। AB यानी कि यहां से यहां तक की दूरी। चलो बताओ यहां से यहां तक की दूरी निकाल ले, वही x वाले में x वाला घटा दो। 3 में से -5 घटाएं तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 3 और 5 8, 8 का स्क्वायर 64।
प्लस 2 में से 1 घटाएं तो 1 और 1 का स्क्वायर 1। बोलो हाँ या ना। अब आप बताइए इसको सोल्व करें तो यहां तो a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा, यहां a माइनस बी का स्क्वायर, ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी लगा देते हैं। बोलो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? बोलो सर a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 पंजू 10 h। बोलो हाँ यार। यहां करें तो बोलो क्या मिलेगा? k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। उसके बाद आगे बता दीजिए, यहां से मिलेगा h प्लस 9 माइनस 6h। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हो सकता है ऑप्शन आपके इसी वे में स्क्वायर के वे में रखे हो, तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन अगर एक्सटेंड किया हुआ है तो एक्सटेंड करना, नहीं तो मत करना भाई। इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k और बराबर 64 और 1 65। क्लियर? देखो थोड़ा गौर करना भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। यहां से आप बताइए h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, कितने h स्क्वायर हुए? 2h स्क्वायर। उसके बाद k स्क्वायर भी 2 होंगे तो कॉमन आने की पॉसिबिलिटी तो बन रही है। चलो 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, चलो आगे एक बार और देख लेंगे। फिर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2h स्क्वायर में 2 कॉमन ले लिया, ये 2k स्क्वायर थे, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया तो बच गया कितना? k स्क्वायर। उसके बाद h वाला देखो भाई, 10h और ये माइनस का 6h। बताओ 10h में से 6h घटाओ, कितना h बच गया? 4h। 2 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? 2h बच गया। क्या? बोलो हाँ या ना। k वाला पॉइंट देखो, k वाला कितना है? माइनस का 2k और माइनस 4k मिला कितना? माइनस 6k। माइनस 6k में से 2 कॉमन ले लिया तो माइनस का 3k बन गया। बोलो हाँ या ना। अगर कॉमन नहीं आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो यहां पर 3 ही होता और 2 कॉमन ले चुके तो इसको 3/2 कर देना। फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कॉमन लिया है या फिर इसका कोफिशिएंट h स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या 2 है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। उसके बाद बताइए जो अलग टर्म बची हुई उसको और देख लेते हैं। बताना भाई यहां से, बताइए यहां से 9 तो ये रहा, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 ये और 25 ये। बताओ 25 और 14 कितना हुआ? बोले सर 39। भाई 25 तो वो मिल गया, 25 तो ये रहा, 14 वो मिल गया था, तो 25 4 29 और 10 39। 39 उधर जाके माइनस का होगा तो 65 में से घटेगा। 39 65 में से घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा? तो 40 से 25 26 बचेगा। उस 26 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और 26 में से 2 कॉमन ले लिया तो 13 और बराबर बन गया 0। अब आप बताइए 2 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में होगा तो 0 बन जाएगा। तो इसका जो बिंदुपथ है, जो इसका लोकस पॉइंट है वो मैं यहां रख देता हूं। जो इसका बिंदुपथ है वो कितना बना, जो लोकस है इसका वो कितना बना। तो भाई अब क्या कर दो, जो h और k मानना है उसकी जगह रख दो x और y। h और k की जगह x और y रख दो तो बोलो क्या मिलेगा? पहला h है उसकी जगह x और दूसरा y। बताओ h की जगह x रख दो, क्या मिला भाई? x स्क्वायर प्लस k की जगह y रख दो तो y स्क्वायर, फिर प्लस का 2h की जगह x माइनस 3k की जगह y और माइनस 3 बराबर 0। ये है उसका बिंदु पथ और ये क्वेश्चन पूछा है। स्पीड आपकी चाहिए इस कैलकुलेशन में। अगर इस कैलकुलेशन में आपकी स्पीड है तो आप डायरेक्टली इस आंसर पे पहुंच पाओगे। बस आपको इस एक्सटेंड वगैरह करने के बारे में आपको थोड़ा अच्छी जानकारी हो, अच्छी जानकारी मतलब थोड़ी स्पीड हो यहाँ पे, ताकि काटना पीटना जल्दी कर पाओ। क्लियर हुआ यहां तक? ये था भाई लोकस पॉइंट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लोकस पे ही। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A34 माइनस 37। हिंदी वाले सुनना। ये कह रहा है कि भाई बिंदुपथ का समीकरण बताइए। कौन से बिंदुपथ का? उस बिंदु के बिंदुपथ बताइए, यानी कि उसका समीकरण है ना, बिंदुपथ के बिंदु का, उस बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण बताइए, यानी उसका इक्वेशन बताइए, जो यानी कि उसका समीकरण बताइए, बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण बताइए जो A3 4 तथा B माइनस 3 7 से समान दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है समान दूरी पर है। ठीक है। देखो कि भाई ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट है B। चलो इनके कोऑर्डिनेट बता दो भाई। पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट पता है सर 3 4 है। दूसरा बिंदु B है, इसका कोऑर्डिनेट पता है सर -3 7।
एक जो मूविंग पॉइंट है वो मूविंग पॉइंट कौन सा है, P। ये मूविंग पॉइंट है जो P है, और आपको इस बिंदु P का आपको क्या पूछा है, इक्वेशन, इसके लोकस का इक्वेशन। डायरेक्ट अब इसको x और y मान लेते हैं, hk के बजाय x और y मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट में xy रखना पड़ेगा ना, तो उसके बजाय hk की जगह xy मान लो तुम तो, ठीक है, ये रख दो। फिर देखो ये a और b की जो लोकेशन है वो क्या है, बोले सर a और b की लोकेशन p के रेस्पेक्ट में बराबर है, कि सर a और b जो दोनों बिंदु है उनसे समान दूरी पर है, p इक्वी डिस्टेंस पे है। तो फिर आप बताइए समान दूरी पर, तो क्या ये pa बराबर pb होगा फिर, तो बोलो हाँ या ना। तो फिर आप कहो सर बराबर बराबर दूरी पर है, तो जितना pa होगा उतना ही क्या होगा, pb। क्या दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बोल नहीं। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो p से a तक की दूरी बताओ भाई, p से a तक की दूरी का स्क्वायर करना है, तो रूट तो लफड़ा हट गया, रूट तो लगाना नहीं है। p से a तक का स्क्वायर करें तो x वाले में x वाला घटा दे, x वाले में x वाला घटाओ, तो बोलो x में से कितना घटाएं, बोलो सर x में से 3 घटा लो, बोलो हाँ या ना। प्लस y वाले में y वाला घटाएं तो y में से कितना घटाना पड़ेगा, बोलो सर 4, और इसका स्क्वायर। दूसरा बताओ pb की बात कर लें तो p से b तक, यानी x वाले में x वाला घटा लो, y वाले में y वाला। x में से अगर -3 घटाओगे तो क्या ये माइनस माइनस प्लस का 3 बनेगा क्या, बोलो हाँ या ना। y वाले में से y वाला घटाओगे तो y -7 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर दो। एक बात बताना, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर तो कटेंगे। देखो मैं यहां बताता हूं, जब यहां करोगे x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x, बोलो हाँ या ना। यहां करोगे y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8y मिलेगा। अब आप बताओ यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y आएगा, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x कितना आएगा, 9 प्लस 6x। दूसरा y वाले करोगे तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y। तो बताओ ये y स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों इधर कट जाएंगे या नहीं, बोलो हाँ या ना। कट जाएंगे क्या, जब ये x और y वाले दोनों कट जाएंगे तो फिर इसको तो हटा लो, x और y, x स्क्वायर और y स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूं। यहां बताओ a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो तो कट गया। अब -2a भी करोगे तो माइनस का 6x मिलेगा, -2a भी करोगे तो माइनस का क्या मिलेगा, 6x। और फिर प्लस b स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। यहां a माइनस बी का स्क्वायर में a स्क्वायर यानी y स्क्वायर तो कट गया, 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, और माइनस का 2a भी करोगे तो 4 दूनी 8y मिलेगा। यहां a स्क्वायर करोगे x स्क्वायर मिल जाए, कट जाएगा, तो बचा क्या, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2a भी करोगे तो 6x मिलेगा। प्लस यहां y स्क्वायर कट जाएगा तो b स्क्वायर यानी 49 और माइनस का 14x, बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ। अब आप बता दीजिए यहां से, ये माइनस का 14x है, इधर आके प्लस का होगा, -14x इधर आके प्लस का होगा, और -6x पहले से बैठा है, तो 14x में से 6x घटाओगे तो कितना बचेगा, 8x। क्लियर। उसके बाद बताइए, अच्छा एक सेकंड, यहां से गलती हो गई भाई थोड़ी सी, यहां से x नहीं है, कितना है 14y बनेगा ना, यहां से 14y बनेगा भाई। यहां पे ये अपन ने x कर दिया यहां पे, तो क्या बनेगा 14y। तो x वाले को लेना अपने को इधर, तो बताइए फिर इधर मत लो, फिर एक काम करो, यहां से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते समय गौर करना है। यहां से ये y है, अगर बात करें सर x वालों को एक तरफ करना है, y वालों को एक तरफ कर लो। ये -6x सर, यहाँ प्लस का 6x है, ये -6x उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 6x और 6x कितना x हो जाएगा, 12x। ये माइनस का 8y है, उसको भी उधर ले जाओ, उधर जाके प्लस का होगा, तो 8 - 14y कितना बचेगा, तो माइनस का 6y। बोलो हाँ या ना। क्लियर हुई इतनी बात, x और y का मामला खत्म। उसके बाद बताइए +9 से तो +9 कट ही जाएगा ये, और ये 16 है, इधर प्लस का, इधर आके किसका होगा, माइनस का। तो 16 इधर माइनस में होगा, तो 49 में 16 घटा दोगे तो बताओ कितना मिलेगा, 33। क्या प्लस का 33 मिलेगा, और बराबर कट पिट के क्या मिल गया, 0। ये मिल गई इसका लोकस का इक्वेशन। और भी आगे हल करना चाहो तो 3 कॉमन लेके काट दे, जैसे ही 3 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 4x -
2y प्लस 11 बराबर 0, क्योंकि 3 उधर जाके भाग में जाएगा तो 0 मिल जाएगा। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसका इक्वेशन बताइए, तो क्या मिलेगा 4x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, जो एक रेखा का समीकरण होता है। क्लियर हुई इतनी बात? ये था भाई अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कंप्लीट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो था निर्देशांक ज्यामिति है वो कंप्लीट है। अब इसका जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, जो पीडीएफ्स आपके पास हैं, आप उनमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, आप उनको सोल्व करिए। सोल्व करोगे डाउट भी मिलेंगे, डाउट पूछिए, आप उसमें से डाउट डिस्कस करिए, जब भी जाके ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। कुछ लोगों के माइंड में होता है कि सर ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हार्ड होती है, तो मैं इतना बता दूं अर्थमेटिक से तो आसान नहीं होती है, कोई मुश्किल नहीं होती। बस फर्क ये होता है कि आपका माइंड कितना काम कर रहा है, और दूसरी बात है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे और क्लियर होंगे। डाउट आएंगे शुरुआत में करोगे भाई, अगर सोल्व करोगे तो डाउट तो आएंगे, अब सोल्व नहीं करोगे तो डाउट आने का कोई मतलब ही नहीं होता फिर तो आप इनको प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, जो भी आपके पास है इनको प्रैक्टिस करोगे तभी ये टॉपिक और मजबूती से आपके पास और स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा, जिससे एक एग्जाम में क्वेश्चन भी गलत नहीं हो। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।